स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनू है और सपना है। मीनू और सपना है ना, एक बात बताइए सपना, बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं। गति और समय, गति के बारे में आपको याद रखना है, गति क्या होती है और समय क्या होता है। गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीवन? मोशन। और टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम तो आप सबको पता है, टाइम बोलते हैं। ठीक है। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में हम लोग कक्षा 6 में पढ़े थे, जो बहुत तरह का पीरियोडिक गति था, सर्कुलर गति था, दोलन गति था, सबको याद होगा थोड़ा थोड़ा, सबने पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। किसी भी रेखा का जो गति है, अगर सरल रेखा में वो गमन करती है तो सरल रेखा में गमन करती है तो क्या, कौन सा गति हो जाएगा? कोई भी वस्तु अगर सरल गति होगी मैम। हाँ, सररेखीय गति। बहुत अच्छा। कोई भी चीज अगर गोल 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 बार बार घूम रहा है तो उसको कौन सी गति होगी? वर्तुल गति। वर्तुल गति भी बोलती है, वर्तुल गति को ही बेटा वृत्ताकार गति भी वृत्ताकार गति बोलेंगे मैम। और आवर्ती गति किसे बोलते हैं? झूला वाले को मैम। झूला वाला, झूला वाला, पेंडुलम वाला। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है, ये अच्छी बात है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद है? हम लोगों ने 6 में पढ़ा था, तो हम लोगों ने गति में इन सब गतियों के बारे में पढ़ा था। 13.1 में क्या करना है कि कुछ गतियों के बारे में आपको पहचानना है। एक बात बताना, मार्च पास करते हुए जो सैनिक है उसमें कौन सी गति होगी? इसमें ऑप्शन में होगी मैम, सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी, कौन सी गति होगी? सररेखीय गति है। एक काम करना, ये आज का होमवर्क है, टिक कर लेना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति भी होगी और हाँ, वृत्तीय गति होगी। हाँ, वृत्तीय और वर्तुल भी आप उसको बोल सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क है, टिक कर लीजिएगा। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ वस्तुओं की गति, जैसे बैलगाड़ी बेटा चलती है तो बैलगाड़ी की गति एक गाड़ी, एक जो कार चल रही है रोड पे, उसकी गति से कैसी होगी? मंद भी होगी मैम और वर्तुल भी होगी। ऐसा देखिए उसमें तीनों गति होगी बैलगाड़ी में। मतलब मैम थोड़ा सा इधर उधर करके चलती है मैम, उधर सीधी रेखा में नहीं। अगर मैंने बोला कि सड़क पे चल रही है बेटा तो सरल रेखा के अनुदिश ही गति हुआ ना वो। सरल रेखा में आप गाड़ियों पहुंच गए सपना, जहाँ पे हम लोगों ने वो जो कोल्हू का बैल था जो एक पॉइंट के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था। हाँ मैम। हाँ, तो वो जो क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दे देना कि वो सरल रेखा में पूछ रहा है या किसी चीज के चारों ओर घुमा रहे हैं। तो वही बोल रही हूँ, जो बैलगाड़ी वाली गति है वो गति कैसी होती है? वो मंद होती है या तीव्र होती है? तो मंद होती है। और कार द्वारा जो गति करते हैं हम सड़क पे, तो कार बैलगाड़ी की अपेक्षा तेजी से भागती है तो उसकी गति तीव्र होती है। तीव्र का मतलब होता है क्या? ज्यादा, मतलब तेज। और मंद मतलब गति से या मतलब गति नहीं करे। नहीं, मंद मतलब बेटा धीरे धीरे होता है, ठीक है मैम। पंखा भी तो तीव्र गति से वृत्तीय। हाँ, एकदम सही है मसरूफा, सही है, एकदम बोल्ड होके बोलो, सही जो सही उसको बोल्ड होके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति कर सकता है। जैसे मान लो एक ही समय में, एक ही घंटे में एक कार को एक जगह से दूसरी जगह जानी है और उसी समय एक बैलगाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जानी है, तो आप सबको पता है कि पहले कौन पहुंचेगा अपने लक्ष्य पे? कार पहुंचेगी, बैलगाड़ी बाद पहुंचेगी। गति तीव्र है मैम, इसलिए बैलगाड़ी के पीछे। हाँ, तो ये विभिन्न समयों पर उन सब की गति अलग अलग हो सकती है। कोई तीव्र कर सकता है गति और कोई मंद कर सकता है। सरल रेखीय पथ की अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाए। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग बहुत ज्यादा आलसी हो गए हो। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में बांटना है, एक मंद और तीव्र। यानी कि सरल रेखा में पहले चलने वाली गतियों के चलने वाली वस्तुओं का नाम लिख लेना कि कौन कौन वस्तु सरल रेखा में चलती है। फिर उनका ये भी कर लेना कि इनमें से कौन सी तीव्र चल रही है, इनमें से कौन तेजी से चल रही है और इनमें से कौन बहुत मंद चल रही है, इनमें से कौन मंद चल रही है और तीव्र चल रही है। ये काम भी करना है। आपने यह कैसे निश्चित सरल रेखा चलते हैं सीधा हम लोग? हाँ लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे बताना पड़ेगा कि आप कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं, कहाँ पे आप चल रहे हैं। सरल किसी सड़क पे चल रहे हो, ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। ओके। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम इंसान बेटा सरल रेखीय गति भी कर सकते हैं, वृत्तीय गति भी और आवर्ती गति भी। आप कोई भी गति कर सकते हो, आपको जैसे जैसे हम घुमा सके हम घुमा सकते हैं अपने आप को, है ना। तो कई बार ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे आप मूव कर रहे हो, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। आपने ये इतना समझ में आया ना? अगर आपको बदल दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि किसी मैदान में, जैसे गांधी मैदान में एक गोल वृत्ताकार मैदान है और मैं आपको बोलूं वहां पे दौड़ने के लिए, तो उस समय कौन सी गति हो जाएगी?
तेज। और मैं बोलूं आपको कि 100 मीटर का एक रेस चल रहा है, आपको यहाँ से स्टार्ट करके सामने यहाँ तक दौड़ना है, तो कौन सी गति है? सरल रेखीय। कहने का मतलब जैसे जैसे कंडीशन होगा वैसे हमारी गति भी बदल जाएगी, चाहे वो किसी तरह का कार हो या हमारा खुद का गति क्यों ना हो। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है, कौन सी तीव्र? क्योंकि एक दिए हुए समय में, मान लो 1 घंटा मैंने दिया है बैलगाड़ी को भी और कार को भी, और देखा कि सेम टाइम में मैंने 1 घंटा दोनों ही को ही दिया कि आप यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो यहाँ से इस वाली लाइन तक यहाँ तक आना है, तो सबसे पहले कार पहुंच गई। इससे पता चला कि कार की गति तेज है यानी तीव्र है, और बैलगाड़ी बेचारी यहीं पे बीच में ही अटकी पड़ी है। इसका मतलब कि इसकी जो गति है वो मंद है। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम सरलता से ये बता सकते हैं कि उनमें से कौन वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखें। एक सड़क पे क्या क्या चलता है? एक साइकिल भी चलेगी, एक कार भी चलता है, एक बस भी चलता है, एक स्कूटर भी चलता है। इनमें किसकी गति सबसे तीव्र होगी? बस की होगी मैम। हाँ, फिर कार की होगी, साइकिल और स्कूटर अपेक्षाकृत उनसे पीछे। अब आप ध्यान से देखना कि सड़क पे क्या क्या चल रहा है। आप में से कोई एक एग्जाम्पल दीजिए और इसको समझाइए कि सड़क पे क्या चल रहा है। सपोज दैट कुछ वाहनों को आप चला लो और बताओ कि कौन तेज चल सकता है। हरी अप मैम साइकिल और बाइक। एग्जाम्पल में हम कार और साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो साइकिल तीव्र और साइकिल सॉरी कार तीव्र और साइकिल मंद गति से चलती है मैम। दोनों ही हल्का ही एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है। 13.1 पे आ जाओ, सही है। चित्र 13.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब 13.2 देखिए, इनमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं या दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें से कौन मंद गति से कर रहा है? कौन सा मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय लेने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में यानी किसी दिए गए समय में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है कि कौन सा तेजी से चल रहा है, कौन सा मंद गति से चल रहा है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्रों को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के 1 मिनट नीचे होगा, साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। जैसे बस चलती है, आप अपना भी पैडल, साइकिल चलाए हो ना बहुत लोग, तो वहां पैडल होता है मारने वाला। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी तथा बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी ना। बस 5 मिनट में बहुत तेज चल रही होगी और आप जो चले होंगे वो कम होगा अपेक्षाकृत बस की चली गई दूरी से। समझ में आ रहा है? जी मैम। जी मैम। मैम स्पीड पर भी निर्भर करता है कि उनकी स्पीड मतलब कितनी स्पीड से चल रही है। स्पीड आगे आएगा, धीरे धीरे ये पोल खुलेगा। स्पीड का मतलब हो गया, छोड़ो बताते हैं। स्पीड, सही बात बोल रहे हो आप, उसको आगे समझते हैं। दोनों का स्पीड एक्चुअली अलग है, इसलिए जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी दूरी को तय करेगा। क्या आप अब यह कहेंगे कि बस जो है साइकिल से तीव्र गति कर रही है? एकदम कहोगे, देख के ही पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। 5 मिनट में बस कितनी दूरी तय की? ज्यादा तय की। और 5 मिनट में साइकिल जब जैसे बस स्टार्ट हुई, आप भी पैडल मारना तेजी से शुरू किए, देखिए कि आप उससे पीछे ही रह गए, तो पता चल जाएगा आपको। यस मैम। 13.1 को देखो, इतने सारे वाहन है यहाँ पे, पीला है, व्हाइट है, रेड है। ये सब कितने वाहन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब 13.2 को थोड़ा ध्यान से देखिए। 9 है। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 9 है, नहीं 7 8 है ना, सॉरी 8 ही है ना यहाँ पे। ऊपर वाले में 9 है। हाँ, ब्राउन वाला आगे चला गया। मतलब कहने का मतलब कौन सी बहुत तेजी से आगे निकल गई? कौन सी निकली आगे? ब्राउन वाला, ब्राउन कलर की जो है, ये जो है आगे निकल गई, ये इससे आगे निकल गई। कुछ समय के बाद इनकी स्थिति में ये चेंज आ गया कि ये जो आगे जो वाहन चल रहा था वो आगे निकल गया। बट यहाँ पे 1 2 चीजें हम लोग को और देखनी है। किसी के पोजीशन में कुछ चेंजेस लग रहा है क्या? ये ब्लू वाली देखो यहाँ पे चल रही थी, ध्यान से देखना, और ब्लू वाली भी आगे निकल गई। ब्राउन के पास ग्रीन वाली भी आगे निकल गई है मैम। ग्रीन वाली भी आगे निकल गई है, देखो ग्रीन वाली भी आगे निकल गई है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड जो सपना बोल रही है, यानी ये तेजी से चल रही है, ये भी तेजी से चल रही है। इतना तो देख के हम बता सकते हैं ना, इसमें तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। बोलिए। नहीं मैम। हम प्रायः यह कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। हम अब इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं, जैसे सपना ने बोला कि चाल पे डिपेंड करता है। यस, हम वाहनों की चाल से ये बता सकते हैं कि कौन सी बहुत तेजी से चल रही है, कौन कम। जैसे मैं 2 चाल आप लोगों को बता रही हूँ। एक है 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड 1 है। एक की चाल ये है 20 किलोमीटर पर आवर।
और एक का है 50 किलोमीटर पर आवर, तो किसकी अधिक चाल है? 50 किलोमीटर पर आवर की। और मैंने लिखा 20 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब हुआ एनीवन? 1 घंटे में 20 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है मैम। और 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब एक घंटे में 50 किलोमीटर चल ज्यादा। जी जी, तो ये मैं इसलिए पूछ रही थी, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए पूछा। तो वाहनों की चाल, तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है, यही वजह है कि वो जल्दी से आगे निकल जाते हैं। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जब 100 मीटर के रेस में मसरूफा, महनाज, मीनू और आयशा, गुड़िया और खुशबू को जब दौड़ाने लगे और दौड़ते दौड़ते मसरूफा यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ से निकलना ये तेजी से शुरू कर दी, यहाँ तक आ गई। फिर दूसरे स्थान पे सपना है, तीसरे पे महनाज है, ऐसे करके। तो आप बताओ कि सबसे अधिक स्पीड किसकी होगी? मैम जी हाँ, मसरूफा की होगी, मसरूफा की। उसके बाद उससे कम स्पीड किसकी होगी? सपना की। और थर्ड नंबर पे जो आएगा उसकी जो स्पीड होगी उन दोनों की अपेक्षाकृत कम होगी। इसी तरीके से आप किसी की चाल के बारे में निर्णय कर पाते हैं कि किसकी चाल ज्यादा है, किसकी चाल अधिकतम है। इसीलिए 100 मीटर की दौड़ में, क्योंकि 100 मीटर जो रेस होता है 100 मीटर सबसे कम समय लेता है, तो आराम से आप वहां पे कुछ मिनट में ही ये दूरी तय कर पाते हैं। 100 मीटर ज्यादा दूर होता नहीं है। उसके चाल के बेसिस पे जो सबसे कम समय लेगा आप बता दोगे, क्योंकि टाइम आपको दे रखा है और बाकी आप चलोगे, तो जिसको सबसे कम समय लगेगा 100 मीटर दौड़ने में उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। मान लो 100 मीटर 60 सेकेंड, 100 मीटर 30 सेकेंड, तो आप क्या है कि 100 मीटर का रेस आप 30 सेकेंड में पार कर गए। 100 मीटर 20 सेकेंड है ना, 100 मीटर 10 सेकेंड, 100 मीटर 5 सेकेंड, तो यहाँ सबसे अधिक चाल किसकी है? जो कम समय में दूरी तय करता है मैम। 100 मिनट 5 सेकेंड था सर। हाँ, सही दिमाग लगाए हो। 100 मिनट अगर 20 सेकेंड बोल रही हूँ तो वो ज्यादा हो गया, क्योंकि 20 सेकेंड में वो चल रहा है 100 मीटर। याद हो गया? जी मैम। मैं 5 सेकेंड में कैसे भाग सकती थी? मैं एक बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल। अच्छा ठीक। अगर मैं बोलूँ 100, मान लो, चलो फिर से दे देते हैं, 100 मीटर आपको रेस दौड़ना है, 100 मीटर 30 सेकेंड, 100 मीटर 30 सेकेंड, 100 मीटर 100 मीटर में आप आ गए फिर 10 सेकेंड, 100 मीटर 25 सेकेंड, 100 मीटर 18 सेकेंड, तो सबसे अधिक चाल किसकी है? 100 मीटर 10 सेकेंड वाले की, नहीं 100 मीटर 10 सेकेंड वाले की। ओके हाँ मैम, क्योंकि वो 10 सेकेंड में ही उतनी ज्यादा दूरी तय कर पा रहा है। अब चाल की बात करते हैं, यहीं से हम लोगों के सामने चाल भाई साहब सामने आ गए हैं। आप कदाचित चाल सबसे परिचित हो गए। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संबंध मिलता है, यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है। अगर जिसकी चाल अधिक है, इसका मतलब यह है कि किसी भी दी गई दूरी को, जैसे 100 मीटर है, उसको आप जितने कम समय में तय करेंगे वो आपकी चाल है और वो चाल अधिक है। ठीक है? अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय करना, यानी एक जो समय दे दिया गया और उसमें ज्यादा दूरी आप तय कर दिए, या कम समय में आपने ज्यादा दूरी तय किया, या जो दिया हुआ जो दूरी है वो मान लो कुछ भी है और उसको आप कम समय में तय कर रहे हो, तो वो आपकी चाल है और वो अधिकतम चाल है। एक कंडीशन यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे यहाँ मशरूफा है और यहाँ आयशा है। मशरूफा क्या की, यहाँ 100 मीटर है मान लो, इसने दौड़ना शुरू किया और ये 100 मीटर की रेस को इन्होंने 30 सेकेंड में पार किया। 100 मीटर की दौड़ थी और ये यहाँ पे आ गई 18 सेकेंड में, इसने यहाँ तक पहुंच लिया आयशा ने। तो 100 मीटर की दूरी को 18 सेकेंड में आयशा पार की, 100 मीटर की दूरी को मशरूफा ने 30 सेकेंड में पार किया। तो किसकी चाल अधिकतम है और किसकी कम मतलब मंद है, बताइए। आयशा की अधिकतम है। ठीक है, आयशा हंस रही है मेरी चाल बढ़ गई। अच्छा, दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, दो वस्तु दी गई है उसमें कौन तेजी से गति कर रहा है, इसे याद करने का सबसे आसान और सुविधाजनक विधि है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। जैसे मान लो दो कोई भी व्हीकल्स, जैसे दो लोग ही चल रहे हैं मान लो, अब दोनों ने सेम डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक तो सेम डिस्टेंस है ना बेटा। दो लोग मान लो कोई चल रहा है, मीनू चल रही है और मशरूफा चल रही है, दोनों सेम डिस्टेंस चल रहे हैं और आपको किसी भी इकाई समय में, अब देखते हैं कि ये मशरूफा कब पहुंचती है और मीनू कब पहुंचते हैं, तो डिस्टेंस तो बेटा सेम आप लोग के लिए रखा गया है। तो आप कैसे निर्धारित करोगे कि किसकी चाल अधिक है और कम? मैम जो सबसे पहले पहुंचेगा, हाँ, उसकी चाल अधिक होगी। हाँ, जो सबसे कम समय में यहाँ की दूरी को तय कर लेगा उसके द्वारा हम यही बता रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है जी मैम।
इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जान ले, यानी कि 1 घंटे में दो बसें हैं, दोनों बसें ने अपना अपना व्यक्तिगत तौर पे कितना दूरी तय किया, यानी एक बस कितनी दूरी तय की, 1 ही घंटे की, क्योंकि यहाँ टाइम फिक्स है। तो टाइम जहां फिक्स है तो वहां आप दूरी की गणना करके बता सकते हैं कि चाल किसका अधिक है या कम, क्योंकि यहाँ आपको टाइम फिक्स कर दिया है और मैंने यहाँ पे दूरी फिक्स कर दिया था। तो जहां पे टाइम फिक्स है तो वहां पे आप ये देखोगे ना कि 1 घंटे में ए बस है, ये वाली बस है, वो कितना दूरी तय की, बी बस है, वो 1 घंटे में कितना दूरी तय की। तो आप वहां उनके द्वारा तय की गई दूरी से ये जान पाएंगे कि कौन तेज है और कौन मंद है। इस चीज को यहाँ समझाया गया है। चाल किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उसका चाल कहते हैं, हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। ठीक है, मान लो मसरूफा ने किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय किया, तो वो मसरूफा का चाल है। ठीक है, याद रहेगा। कोई दिक्कत तो पूछ लो, हैंड रेज कर सकते हो, देख लो थोड़ा इसको। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कोई और बोल रहे। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का चैप्टर, फिजिक्स ही है एक्चुअली में, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हम ये कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, यानी कि चाल है 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है इसकी? 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि प्रति घंटा आप यहाँ लगा दिए हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है, इससे आपको दो चीजें पता चल गई। अगर हम कहें कि 50 किलोमीटर पर घंटा ये चाल है किसी वस्तु का, किसी भी कार का, तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको पता चल गई। क्या क्या पता चला? टाइम और चाल की मैम स्पीड। टाइम तो आपको पता चला, साथ साथ डिस्टेंस पता चला, दूरी, ये दूरी ही है ना। किसी भी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैम दूरी तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। 50 किलोमीटर क्या है बेटा? अच्छा मैम, वो तो चाल है ना, चाल नहीं दिया गया है मैम। 50 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करता है। एक मिनट ध्यान से सुनो, आप कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। 50 किलो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो कि कोई कार 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलती है, पर घंटा की चाल से चलती है, गति कर रही है, चल रही है। तो यहाँ पे आपको चाल दे दिया गया है, तो चाल से दो चीजें आपको पता चलती हैं। ये चाल से क्या पता चला? स्पीड से क्या पता चला आपको? ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस पता चला और टाइम पता चला। तो वही तो हम भी समझा रहे हैं, बट आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। स्पीड एक्चुअल में स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी ऊपर में डी लिख लो, नीचे में टी लिख लो, यानी डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड का ये सूत्र है, लिख लेना। तो इससे ये ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इतना तो समझ में आ जाता है। जब आपको स्पीड कोई दे देना, स्पीड किसी भी मैथ को सॉल्व कियोगे, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, तो स्पीड देता है, इसका मतलब वहां पर डिस्टेंस और आपका जो टाइम है दोनों दे देता है। हाँ बोलिए सपना। हाँ मैम, मतलब यहाँ पर ना चाल मतलब नहीं, चाल का नहीं दिया हमें, मतलब बोल रहा है किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे, वो चाल ही ना है बेटा। चाल अगर मैं बोल दूं कि 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? आपकी चाल ही तो है। हाँ मैम, हाँ डिस्टेंस पता नहीं है मैम। एक थप्पड़ लगाएंगे तुमको अब हम। डिस्टेंस भी है किलोमीटर, 1 घंटे डिस्टेंस नहीं है 50 किलोमीटर पर आवर, आपका टाइम भी है प्रति घंटा का मतलब क्या? 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना दूरी? 50 किलोमीटर। यस मैम, 50 किलोमीटर। और चाल इक्वल टू क्या होता है? चाल अभी पढ़े हो कि किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय का क्या मतलब? आपका 1 घंटा में तय की गई दूरी। कितनी दूरी तय करेगा कोई कार? यहाँ लिखा हुआ है कि कोई कार कितनी दूरी तय कर रही है? 50 किलोमीटर। हम उसको उस वस्तु की चाल कहते हैं, तो वो कार की क्या हो गई? चाल। जी मैम। परिभाषा सूत्र पढ़े हो? हाँ मैम। एरिया कैसे निकालते? एरिया दूरी बटा समय होता है, तो चाल इक्वल टू क्या हुआ? दूरी बटा समय हुआ, तो वो दूरी दिया है, टाइम दिया है। हाँ, दूरी दे दिया है और समय भी दिया है मैम, 1 घंटा में पर आवर लिखा है। एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? उसकी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दिया रहे तो आप क्या कहोगे? लंबाई नहीं दिया है। यहाँ पे सब चीज दे दिया है, स्पीड भी दिया है, टाइम भी दिया है, और स्पीड और टाइम जब दे दिया है तो चाल भी तो पता चल जाएगा ना। नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे। और मान लो यहाँ 100 किलोमीटर लिखा रहेगा और 2 घंटे में, 100 किलोमीटर 2 घंटे में, तब चाल क्या होगा? मैम 100 को डिवाइड करेंगे तो 50 किलोमीटर 1 घंटे में होगा। तो क्या बोलेंगे? 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो आया वो क्या है? चाल है मैम। चाल है। दिमाग खुल रहा है? क्या बोल रहे हो? चाल कहाँ दिया है मैम? ये चाल ही तो है बेटा। आगे पढ़िए, फिर पूछते हैं आपसे। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि
1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चल रही है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होता है रेयर केस में कि कोई कार अपनी एक समान चाल से चली जा रही है, समान चाल से चली जा रही है, कहीं पे ना उसका चाल कम हो रहा है ना धीरे हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से एवरेज लिख दिया। मान लो यहाँ से आप चलना शुरू किए तो कभी हो सकता है आपका स्पीड कम भी हो, कभी आपका ज्यादा भी हो सकता है, नहीं हो सकता किसी वजह से आपकी, या बीच में किसी वजह से आप रुक गए, ट्रैफिक लाइट आ गया इसकी वजह से रुक गए, रेड लाइट हो गया तो रुक गए। तो आप ओवरऑल जब आप पूरा डिस्टेंस जितने समय में तय करके आए हो ये सब चीजों को झेलते हुए, यानी रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक, तो ओवरऑल इन सब को झेलने के बाद जितने देर में तय किया उसके हिसाब से हम उसकी स्पीड का गणना कर देते हैं। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा कि कोई कार बिना रुके, थके और एक समान चाल से, मतलब एकदम दौड़ते जा रही है, कभी स्पीड कम भी होगा, कभी उसकी स्पीड ज्यादा भी होगी। ऐसा रेयर केस में ही होता है कि वो एक समान चाल से गति करती है या चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। जब कभी भी ट्रेन में बैठे होगे तो जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो वो बहुत धीरे से स्टार्ट होती है। जब बस भी स्टार्ट होता है बेटा तो धीरे से ही स्टार्ट होता है बस अड्डे से, फिर गली चौराहों से निकलते हुए जब हाईवे पे आता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप रेलगाड़ी को देखोगे जैसे वो ट्रेन से थोड़ी दूरी बढ़ेगी, पहले धीरे धीरे छुक 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 धीरे धीरे करती है, धीरे धीरे स्टार्ट होती है, फिर आगे आते ही वो बहुत स्पीड बढ़ा लेती है। गलत बोल रहे क्या? जी मैम, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो वही बोल रहा है कि कोई भी वस्तु पहले धीरे स्टार्ट होती है फिर अपनी गति को बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किसी कार का चाल ही है जो दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर घंटा, तो प्रायः हम केवल एक कार के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं कि एक जो कार है, आप डायरेक्ट सोच लोगे कि एक कार 50 किलोमीटर की दूरी तय की है 1 घंटे में। हम ये नहीं सोचते कि बीच में उसकी पहले उसका स्पीड कम होगा फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई होगी। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चल रही थी अथवा नहीं। कहने का मतलब जब कभी भी स्पीड देता है तो हम ये नहीं सोचते ओ कार बेचारी तो पहले धीरे धीरे स्टार्ट हुई होगी फिर आगे में अपनी स्पीड को बढ़ाई होगी। जब बस अड्डे से बस निकलता है तो पहले धीरे धीरे चलता है, फिर आप अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। तो कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है जो एक लगातार लगता है अपनी उड़ान को बहुत तेजी से बढ़ने। जब एरोप्लेन भी स्टार्ट होता है ना तो बहुत धीरे से स्टार्ट होता है, फिर अचानक से धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता है वो। ठीक है, तो आप जब कभी भी स्पीड दिया रहता है तो हम इतना नहीं सोचते कि वो क्या किया होगा, कहाँ कहाँ रुका होगा, ट्रैफिक लाइट की वजह से उसकी चाल में क्या चेंजेस आए होंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही 50 किलोमीटर शुरू से ही आप तेजी से भागोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। ये जो चाल होता है जो यहाँ दिया गया है, कोई भी कार का चाल, वो उसकी एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल होती है, क्योंकि उसके बीच में आया हुआ जो ये सब जो भी हाइड्रेंस होता है, ट्रैफिक लाइट होती है, उसके वजह से उन सबको हटा करके यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल दिया जाता है। एवरेज स्पीड भी उसी तरह निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम के द्वारा ही निकलता है। जैसे मान लो, कैसे समझाएं आप लोगों को, जैसे ये व्हाइट वाला ये दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है आप लोगों को, ये दिख रहा है व्हाइट, दिख रहा है। मान लो कि यहाँ से कार स्टार्ट हुई, धीरे धीरे चलने लगी, धीरे धीरे चलने लगी और यहाँ आई फिर रुक गई। ठीक है, तो यहाँ तक जो दूरी तय किया और जितने समय में तय किया, याद रखना। फिर यहाँ पे जो ये लाइट जैसे ही स्टार्ट हो गया, इनको हरी झंडी दे दी कि अब मूव करना है, फिर ये धीरे धीरे स्टार्ट होगी, फिर यहाँ तक आएगी। तो ऐसे समय में, मैथ जिन्होंने पढ़ा होगा आसानी से समझ लेंगे, ऐसे समय में क्या करते हैं कि यहाँ तक के डिस्टेंस को यहाँ तक के टाइम से डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ तक के डिस्टेंस को यहाँ के द्वारा यहाँ से जितने देर में आपने यहाँ तक की दूरी तय की उसी समय से डिवाइड कर देते हैं और दोनों जोड़ करके उनकी चाल आ जाती है। इसी को एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे मान लो कि ए बी सी 3 पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किए ए तक आए तो आपकी जो 50 किलोमीटर का दूरी तय किया आपने 2 घंटे में, फिर यहाँ से यहाँ तक आप 50 किलोमीटर की दूरी तय किए 1 घंटे में। तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया 50/2 यहाँ पे और प्लस 50 बटा यहाँ पे कितने देर में तय किए, 1 घंटे में। इन दोनों को जब जोड़ दोगे, बटा का जोड़ जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा, 50/2 प्लस 50/1 ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो 50/2 क्या हो जाएगा, 25 होगा, प्लस 50/1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में जब 25 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75। अब हम उसकी चाल बोलेंगे कि वो कार का जो औसत स्पीड था वो कितना था, 75 किलोमीटर पर आवर होगा। जी मैम। बोलिए कपिल। जाते हैं, बहुत अच्छे। मैम शर्मा आता होगा बोले।
अभी तक मैंने कभी उनकी आवाज सुनी ही नहीं है, ठीक है। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई जो चाल है, जो अभी मैंने बताया, वो कार की क्या थी? एवरेज स्पीड, औसत ऐसा चाल, चाल से ठीक है। अच्छा और इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे या हाँ लिखाई करेंगे। इस चैप्टर में एवरेज स्पीड के लिए ही हम चाल शब्द का उपयोग करेंगे, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एवरेज स्पीड को ही हम स्पीड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मशरूफा आप हो? इसमें अतः हम तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से जब विभाजित करते तो वो हमारा चाल आ जाता है। इसी को मैंने बोला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस का मतलब दूरी और टाइम का मतलब समय, ठीक है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय वो टाइम करते हैं मैम। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मैथ पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दिया करो भाई। जी मैम बनाए हैं। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। कहने का मतलब है हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि मान लो हमको अपने यहाँ पटना से मुझे जाना है जम्मू, ठीक है। पटना से जम्मू तक की दूरी, जम्मू कश्मीर तक की दूरी बहुत बहुत है ना, बहुत है ना। तो क्या मैं जब ट्रेन से स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी को, तो क्या ट्रेन धड़ल्ले से मतलब एक ही बार में पटना से स्टार्ट हो जाएगी और जम्मू जाके ही रुकेगी? नहीं मैम, बीच बीच में रुकी जाएगी, बीच बीच में रुकेगी फिर स्टार्ट होगी, बीच में रुकेगी फिर स्टार्ट होगी, जहां जहां उनका स्टॉपेज होगा। तो मान लो कि ये पटना है और ये जम्मू है, तो पटना से स्टार्ट हुई और बीच में मान लो कि इलाहाबाद आया, यहाँ पे रुक गई, फिर इलाहाबाद से जम्मू गई, या फिर बहुत सारे स्टेशन होंगे लेकिन मैं समझा रही हूँ, फिर इलाहाबाद से जम्मू आई। तो यहाँ तक का जो दूरी होगा और जितने समय में तय किया गया होगा वो स्पीड, फिर यहाँ से इलाहाबाद से स्टार्ट हुई, फिर जम्मू आई, फिर यहाँ तक की दूरी जितनी भी दूरी है और यहाँ तक जितने भी समय में चला गया है, जितने समय में ये दूरी को तय किया गया है, उसको आप पहले स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ तक का पटना से इलाहाबाद तक का स्पीड निकाल लोगे, फिर इलाहाबाद से जम्मू तक का उसको आप ऐड कर दोगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये था कि क्या ऐसा होगा कि आप पटना से स्टार्ट किए डायरेक्ट जम्मू पहुंच गए? नहीं। यदि किसी सरल रेखा की अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। तो वो क्या था? आप एक बार तो अगर मान लो कि इसकी जो चाल बदल रही है, क्योंकि पहले तो इसका चाल पटना से इलाहाबाद तक कुछ और था, फिर इलाहाबाद से जम्मू तक का कुछ और था, क्योंकि यहाँ पे टाइम मान लो कि टाइम अगर सेम भी है, अगर डिस्टेंस हम मान लो ये 100 मीटर ही है और 50 हम इसका दूरी मान ले, 50 यहाँ तक का 50 यहाँ तक का, लेकिन अगर शुरू में ये 2 घंटे में चली है और बाद में ये 5 घंटे में चली है इसी 50 किलोमीटर को, तो चाल अलग अलग होगा कि नहीं होगा? जी मैम होगा, अलग अलग होगा। तो बोल रहा है कि इस टाइप से जो चली गई जो भी चाल होती है, वो उस वस्तु की जो चाल होती है उसको असमान बोला जाएगा, कि समान नहीं है, इक्वल नहीं है उसकी चाल। क्योंकि पहले हमने 50 किलोमीटर को 2 घंटे में तय किया, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड। अब हमने लास्ट में जब इलाहाबाद से, मान लो कि इधर का ट्रैफिक बहुत रहता है, इलाहाबाद से जम्मू तक का बहुत भीड़ है, बहुत पैसेंजर है, बहुत बुकिंग की गई है टिकटों की इलाहाबाद से लेकर के जम्मू तक का, तो अब 50 किलोमीटर की दूरी को आपने यहाँ पे हमने 5 घंटे में तय किया, तो अब आप डिवाइड करोगे 50/5 को, तो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इसकी स्पीड तो यहाँ कम हो गई। तो इस तरीके से बोलेंगे कि जो रेलगाड़ी थी उसकी असमान चाल है। उसकी चाल कैसी है? असमान है। और इसके जस्ट अपोजिट, इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में एवरेज चाल वही होता है जो वास्तविक चाल होता है। इस स्थिति में चाल हमको अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट पूरा दूरी लेते हैं और पूरा टाइम लेते हैं कि कितने देर में उसने तय किया, और वही उसका चाल होता है। और उसी को आप एवरेज स्पीड भी बोलते हैं और रियल स्पीड भी बोलते हैं, यानी वास्तविक। अब देखो समझाते हैं। जैसे मान लो ये 100 मीटर है और यहाँ तक 100 किलोमीटर है और यहाँ इक्वल डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को 50 इधर है 50 इधर है, तो 50 को आपने 2 घंटे में तय किया, ठीक है। अब रुक गए, मान लो कुछ भी खाया पिया, फिर जो भी किया, फिर इसी 50 किलोमीटर को आप फिर 2 घंटे में तय किए, तो 50 इधर कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर, फिर इधर भी हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों जगह तो समान चाल है ना, लेकिन टाइम डिफरेंट हो जाएगा मैम। टाइम कहाँ डिफरेंट हुआ? यहाँ 50 किलोमीटर है 2 घंटे में और यहाँ भी 50 किलोमीटर है 2 घंटे में, बीच में यहाँ पे रुका होगा, समझ रहे हो? तो 50 किलोमीटर पर आवर को 2 से डिवाइड किए तो 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। और फिर यहीं भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर, इसको भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो 25 ही आएगा। तो टोटल इसकी चाल कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो समान चाल से चल रही है ना, इधर भी चल रही है 25 किलोमीटर की चाल से, इधर भी चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप इनको अलग अलग भी निकाल सकते हो। इन दो जगहों के बीच के जो चाल है उसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, या ऐसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में, फिर यही 50 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में,
तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा, कितना लगा 4 घंटे 4 घंटे लगेगा। आप 100 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 25 हाँ, बट आपको यहाँ करना क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितने देर में तय की, 50 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, और यहाँ भी डिवाइड किए तो 25 आया, तो यानी 50 किलोमीटर बराबर। तो चूंकि आपकी स्पीड 2 घंटे में ही आप इस दूरी को तय किए, 2 घंटे में ही दूरी को तय किए, तो आपको अलग अलग अब टाइम नहीं लेना है, या जिनको पता होगा आप यहाँ अलग अलग कर लिए तो ठीक है, अलग अलग जब करके निकालोगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लिखे 50/2 प्लस 50/2, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब 50/2 लिखोगे, जब आप इसको जोड़ोगे, भिन्न का जोड़ जिनको आता है वो बताए क्या हो जाएगा, 50/2 50/2 मैम, दोनों का जोड़ का 25 50 आ जाएगा मैम। ध्यान से बोलो, गलती बता रही हो, भिन्न का जोड़ 50/2 25 होगा, और फिर इसमें होगा 25। 5 से डिवाइड कर देते हैं तो मैम 5 ही आएगा। एक थप्पड़ देंगे सबको, मैंने बोला 50/2 प्लस 50/2, 50 होगी मैम, सब कुछ करके कट कर, हाँ 50 होगा। तो आप जैसे कि दोनों डिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दो और नीचे में 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 ही आएगा, 4 नहीं होगा। समय में इसमें डिस्टेंस और समय समान है, इसलिए हम दोनों को जोड़कर मतलब एक साथ भी कर सकते हैं मैम। एक साथ अगर वही समय अलग अलग रहता तब हम हाँ, उसको तब कर सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ टाइम सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, भिन्न का जोड़ नहीं बनाए हो, 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, हाँ 1/2 प्लस वो तो दोनों नीचे का 2/2 1 होगा मैम, 1 होगा। वही बोल रही हूँ, 50/2 प्लस 50/2 कितना होगा, 50 होगी, क्योंकि वो 50 जुड़ जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाता है, नीचे का 2 ही रह जाता है, तो 100/2 आ जाएगा ना। यस यही होगा, एलसीएम लेंगे ना, खराब है, एलसीएम उसका 2 ही हो जाएगा ना, नीचे में 2/2 तो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति आवर। मैथ बहुत खराब है, मैथ ठीक करो, वो भी एलसीएम सब भूल गए हो, कैसे बनाओगे मैथ, मैम याद है ये सब। ये तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति सेकंड वाली ली, वहां पे चाल उसका कैसा है, समान है, वास्तविक चाल है, एवरेज स्पीड है, एक समान गति है उसकी, और एक समान चाल बोल सकते हैं, ठीक है जी मैम। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। यानी बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की गई है, दूरी हमको पता नहीं है, कि बस इतना बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की गई है, तो आप क्या करोगे, और समय दिया गया है आपको, मान लो कि समय दे दिया गया है कि आप 5 सेकंड में तय किए, तो अब आपको पूछ रहा है कि स्पीड निकालिए, तो स्पीड निकालने के लिए समय नापा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को नाप लोगे, और टाइम से जो आपका समय लगा है उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो आपका चाल आ जाएगा। कक्षा 6 में आपने दूरी का मापना सीखा होगा, दूरी को मापना हम लोगों ने सीखा है ना, कक्षा 6 में हम लोगों ने सीखा है कि दूरी कैसे मापते हैं, तो वहां पे हाथ का बलिष्ठ भी यूज किया गया था पुराने समय में, याद है मशरूफा, हाथ का बलिष्ठ, यस मैम। आपकी जो किनारी वाली उंगली है और आपके अंगूठे तक की दूरी को एक बलिष्ठ बोलते हैं, भूल गए आप लोग, इसी बलिष्ठ से सबको आके देंगे एक एक बलिष्ठ, समझ जाना। परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाएं। दूरी का मापना हमने पिछले क्लासेस में सीख लिया था, अब हमें समय के माप को सीखना है। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। जब सूरज उनके सर पे होता था तो वो बोल देते थे कि 12 बज रहा है, देखे बिना, घड़ी देखे बिना। हम 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, कैसे समझते हैं कि 1 महीने का ये पूरा समय है। हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, यहाँ पे हमको ये सब चीजें सीखनी है। 365 दिन। हाँ, समय की माप से हमारा तात्पर्य है काल अंतराल की माप से, यानी कितना समय लगा उनके बीच में। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं, तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन नहीं होता। जब आप घड़ी का बात कर लेते हो तो वो वहां पे मेजरमेंट नहीं आता, काल अंतराल का मापन नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे इस चीज को इन्होंने समझाया है। दिया हुआ होता है क्या आयशा कुछ बोल रही जो आपने दिया हुआ होता है, आप बोल रहे हैं। हाँ, वही बोल रहे थे ना, आपकी वहां पे हो गया था, वही बोल रहे थे ना, तो मतलब हंसने लगे इसलिए, मतलब अच्छा निकल गया था, सॉरी, मुंह से निकल गया था। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। जैसे कि पुच्छल हेली का जो पूछ है वो लगभग हमेशा हम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा वन लाइनर में कि 76 वर्षों के बाद दिखेगा, ऐसा कुछ, वो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखेगा। तो वैसा दिखता होगा तभी तो हमारे पूर्वज भी इस चीज को बोलते हैं और किताबों में भी लिखा है। हमारे पूर्वजों ने ये देख करके बता दिया है कि एक समय के बाद ये घटना फिर से होगी। बहुत सारी घटनाएं स्वयं को क्या करती हैं कि एक टाइम के बाद दोहराती रहती हैं।
और प्राकृतिक घटना क्या है, जैसे कि बाढ़, डिजास्टर, जैसे कि ये जो हमेशा उत्तराखंड में पहाड़ लुढ़कते रहता है, गिरता रहता है, भूकंप, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो ये क्या है ना, एक निश्चित समय के बाद खुद को दोहराती रहती हैं, जंगलों में आग का लगना। और ये क्या है, फिर जैसे मान लो भूकंप कब आया था, अब कब आएगा, तो फिर इस तरीके से एक निश्चित समय के बाद आया या कितने समय के बाद आया, इस चीज से हम ये समझ जाते हैं कि ये कब आया था और कैसा स्पीड था इसका, या उसके बारे में जो भी जानना हो, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ही आता है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है, हर सुबह निकलता है, बट ये छोड़ो, अभी आगे बताएंगे। एक सूर्योदय से पहले अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। यानी कि आज सुबह हुई, यानी सुबह में 6 बजे मान लो सूरज निकला, फिर अगले दिन सुबह में जो सूरज निकलेगा उनके बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। एक दिन बोलते हैं। इसी प्रकार एक अमावस्या, यानी कि अमावस्या मतलब नया चांद जो निकलता है उसको अमावस्या, नौ चंद्र, थोड़ा सा पतला सा लाइन रहता है जैसे वो निकलने वाला रहता है ऑलमोस्ट, तो नौ चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप एक माह के रूप में की गई है। ठीक है, इसी तरह आप पूर्णिमा को भी ले सकते हो, जो फुल मून होता है, एक फुल मून से लेकर के अगले फुल मून तक का जो समय होता है वो एक माह के रूप में काउंट किया जाएगा। किसी ने हैंड रेज किया है, मसरूफा बोलिए। मैम टीवी में तो ये दिखाते हैं कि अमावस्या में रखना है कि अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक माह के रूप में यहाँ काउंट की गई है। यहाँ पे सिर्फ एक अमावस्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यानी एक अमावस्या अगर आज हुआ तो फिर दूसरी अमावस्या जब होगी उसके बीच के समय की माप को, जब एक अमावस्या से दूसरा अमावस्या आएगा, उसकी अमावस्या बोल दिए, अमावस्या भी बोल देते हैं कभी कभी, तो उसके बीच के समय को हम एक महीना काउंट करते हैं। एक वर्ष उस समय के लिए काउंट किया जाता है या डिसाइड किया जाता है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है। जैसे हम इससे समझ जाते हैं कि एक साल कैसा होगा, तो स्टार्टिंग जो मूवमेंट करना शुरू कर देती है पृथ्वी, यानी कि एक चक्कर सूरज का लगा चुकी होती है, सूर्य का, तो इसके दूरी के बीच को, इसके जो पूरा टाइम है उसको हम एक वर्ष काउंट करते हैं। तो अमावस्या से हमने महीना निकाल लिया, पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के द्वारा हमने एक साल की गिनती कर ली। तो वही समझाया जा रहा है कि हम प्राकृतिक चीजों से भी बहुत चीजों गणना कर लेते हैं, टाइम का। प्राय हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। और कई बार क्या होता है कि एक दिन में जितना भी, एक दिन में बहुत सारा पीरियड आता है, टाइम आता है, तो एक दिन से भी छोटा छोटा समय अंतराल को भी हमें कभी कभी मापना पड़ता है और इसकी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या है, हम सबके पास घड़ियां ही हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं? घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आवर्ती गति का क्या मतलब होता है, यानी अपना ही दिया हुआ टाइम फिर निश्चित समय में वो दोहराएंगी, इसी को आवर्ती गति बोलते हैं। जैसे 9 बजा है तो फिर वो दोहरा करके रात का 9 बजाएंगी, फिर कल 9 बजाएंगी। कहीं ना कहीं ये अपने टाइम को बार बार रिपीट करती हैं, दोहराती हैं सेम चीजों को। तो जहां कभी भी इस तरीके का दोहराव मिलेगा, समझ जाना कि वहां पे आवर्ती गति हो रही है। ये तो दीवाल घड़ी है, ये टक टक इधर ऐसे बजता है, और ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, बोल सकते हैं वर्तुल कर रहा है जी। वर्तुल तो वृत्ताकार गति है, ये तो आवर्ती गति है ना, दोलन गति। फिर यहाँ टकराएगा, फिर बीच में आएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ टकराएगा, तो यह दोलन गति हुआ, और इसको हम आवर्ती गति भी बोलते हैं। मैम हाँ बोलिए ना मैम, कितनी देर और पढ़ाएंगे? बस 5 मिनट, ठीक है। और ये क्या है, डिजिटल घड़ी। ये हो गया डिजिटल घड़ी, अंकक घड़ी भी बोलते हैं, डिजिटल घड़ी भी बोलते हैं। यहां तक रोक देंगे, ये गोलक तक। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्ती गति क्या है, एक सिंपल लोलक का उदाहरण है, साधारण एक लोलक की तरह काम करता है। सरल लोलक क्या होता है, सरल लोलक धातु के छोटे गोले होते हैं अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, लोलक की तरह काम कर रहा है। ये धातु का लोलक ही बनाया गया है, जो बार बार यहाँ टकराएगा, फिर बीच में आएगा, फिर यहाँ टकराएगा। ये लोलक की भांति काम कर रहा है, और ये सरल लोलक है।
और ये जो धातु का जो लोलक देख रहे हो इसको गोलक भी कहते हैं, यही इस टर्म को समझाया गया है। और एक एग्जांपल पिछले क्लासेस में 6 में भी आप किए हो, इस तरह का लोलक बना सकते हो। एक पत्थर को एक धागे से बांध देना, एक डोरी से, बार बार उसको आप घुमाओगे तो देखोगे बार बार इधर आएगा, फिर टकरा के बीच में रुक के फिर इधर आएगा। हाँ, अपने हल्के हाथों से करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी दिखाएगा, बार बार आपको क्या दिखाएगा, आवर्ती गति को दिखाएगा। यही इस चीज को समझा रहे हैं। और यहाँ पे जो धागे से आपने उस लोलक को बनाया तो पत्थर जो है वो लोलक की भांति काम कर रहा है। ठीक है, ये जो पत्थर के टुकड़े को आप एक मजबूत धागे से बांध दिए हो और इसको छोड़ दिए हो तो देखोगे बार बार वो हिलता रहेगा, ऐसे हिलेगा, बीच में आएगा, फिर इधर हिलेगा। या अपने हाथों से भी घुमा के वैसा कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग का ज्यादा ब्रेन ये हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? नहीं, सही बोल रही है, सर का कलर पहले से चेंज हो गया है। करते हैं आप लोगों को, जैसे कल यहाँ तक पढ़े हो कि लोलक का गोलक कहते हैं। यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं कि चित्र 13.4 में देखिएगा। 13.4 ऊपर है कि नीचे, एक मिनट देख लीजिए। ए है, ध्यान से देखिएगा कि एक धागा ये लटका हुआ है और ये पहले जब स्थित विराम की अवस्था में होता है, जब आराम से ये रहता है तो ये बीच में रहता है एकदम। बट आपको एक बार क्या करना है, ये स्ट्रिंग को थोड़ा सा मूव करना है, मतलब धक्का नहीं देना है, थोड़ा सा हिलाना है ऊपर साइड से। तो फिर क्या होगा, पहले ये इधर भी जा सकता है या जरूरी नहीं है, पहले ये बी साइड में भी जा सकता है। तो हमने समझने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 3 पॉइंट बना लिए हैं, ए ओ बी। तो जब ये विराम की अवस्था में रहता है तो ओ के पास, और आप जब मूव करेंगे थोड़ा सा जब हिलाओगे इसे थोड़ा सा, तो ये पहले बी पे भी आ सकते हैं और पहले ए पे भी आ सकते हैं। मान लो पहले ए पे आया तो यहाँ से यहाँ तक चलने में और फिर वापस बी तक आने में इसका एक दोलन पूरा होगा। यहाँ से यहाँ तक चलने में, यहाँ से यहाँ तक चलने में और फिर यहाँ से यहाँ तक चल करके यहाँ तक आने में एक दोलन पूरा होगा। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आके फिर बी पे आएगा, फिर बीच में स्थिर हो जाएगा, तो एक दोलन होगा। किसी को कुछ दिक्कत है समझने में? यानी स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, ए पे आएंगे, फिर बी पे आएंगे, फिर बी से फिर 0 पे आ जाएंगे, ओ पे आ जाएंगे, तो एक दोलन पूरा होगा। एक सरल लोलक है, ये सरल लोलक है। दोलन करते समय सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां, इस तरीके से वो मूव करता है। इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। यानी ए वाले में देखिए वो आपकी विराम की अवस्था में है। जब लोलक के गोले को या गोलक को धीरे से एक और ले जाकर छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो यह इधर उधर गति करना शुरू कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती गति या दोलन गति कहलाती है, क्योंकि दोलन गति में क्या होता है कि एक टाइम के बाद फिर से अपने निश्चित बिंदु को दोहराती है। जैसे यहाँ से इसने मूव करा, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि अपने सेम पॉइंट को इसने रिपीट किया है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट को वो दोहराती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो जैसे हमारा जो पृथ्वी है, जैसे मान लो कि उसने गति करना शुरू किया है ए पॉइंट से और जेड पे आके खत्म करती है, तो फिर कहीं ना कहीं ए पे आके खत्म करती है, तो फिर ए से स्टार्ट करती है, फिर ए पे आती है, तो बार बार वो अपने बिंदु ए को दोहराती है, तो वहां भी आपको दोलन या आवर्ती गति मिलेगा। आवर्ती गति का मतलब होता है एक निश्चित समय आप या मैं झूले की गति भी। हाँ मैम, आवर्ती गति इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन होगा क्या? हाँ, तो मैम जो पृथ्वी है वो तो मैम सर्कुलर में लगाती है ना, दीर्घवृत्ताकार, वो तो वृत्ताकार गति करती है। तो मैम एक मिनट वो वृत्ताकार गति करती है, बट कहीं ना कहीं आपको वहां पे आवर्ती गति भी मिल जाएगा, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद अपने किसी बिंदु को फिर से वो दोहराती है। तो आप समझेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि वहां पे भी आवर्ती गति हो रहा है। कहने का मतलब एक दिए हुए काल अंतराल के बाद फिर से वो ए पे आई और उन सब बिंदुओं को पार करके फिर ए पे गई, तो कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स को दोहराती है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जल्दी नहीं देता है, बट कभी कभी आपका बहुत ज्यादा ब्रेन चेक करने के लिए इस तरह के सिचुएशन दे दिए जाते हैं कि वहां से की गति में ना वो गलत हो जाएगा, वहां पर दोलन गति नहीं होगी मैम, आगे पीछे करना एक निश्चित समय से, मतलब अपने। अच्छा एक मिनट हम अगर बीच से पॉइंट को उसके सेंटर से हटा दे तब आप बोल सकते हो। आप एक निश्चित ही चीज याद रखिए, ज्यादा कंफ्यूज, हमारे कहने का मतलब बस इतना था कि वो दिए हुए समय अंतराल के बाद अपने किसी बिंदु को दोहराएगी और जहां भी दोहराना मिलेगा तो आप बोल सकते हो कि आवर्ती गति है। आप उसको सर्कुलर मोशन में ही याद रखिए, या घूर्णन गति भी बोलते हैं। घूर्णन का मतलब किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाना, बट आप उसको वृत्ताकार गति भी बोलते हैं। दोनों गति आप खुद बोल रहे हो ना, वहां पे छोड़ दीजिए। जैसे मैम कि मतलब ईस्ट से हम गति लगाएंगे, ईस्ट मतलब डायरेक्शन बिंदु से,
फिर हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझ लो, यही याद रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब एक पॉइंट से यानी ओ से स्टार्ट करके फिर से ए पे पहले गया, फिर ओ पे आके बी पे आया, या जरूरी नहीं है पहले ओ पे भी जाएगा बीच वाले पॉइंट पे और फिर आ जाएगा, एक मिनट, पहले ओ पे भी जाएगा और जरूरी नहीं है पहले बी पे भी आ सकता है, फिर ए पे जा सकता है। इस तरीके से ये एक दोलन पूरा करता है, फिर जब पॉइंट ओ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है, आरंभ करके ओ से आरंभ करता है और ए पे आता है, फिर ए से बी पे जाता है और फिर बी से वापस ओ पे आता है। जो समझाने की बात है कि ओ से स्टार्ट करके ए पे, ए से फिर बी पे आया, बी से फिर ओ पे आ गया। तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा किया। लोलक का मतलब होता है ये लोलक एक दोलन, एक चक्कर लगा चुका है, जिसको हम लोग यहाँ पे दोलन बोलते हैं। इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से, यही समझा रहे हैं कि बी से फिर ए पे भी आ सकता है, यहाँ लिखा होगा बी से फिर ए पे वापस आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में जितना भी समय लगा उसे उसका एक दोलन का या एक गोलक का आप उसे आवर्त काल यानी पीरियोडिक टाइम बोलते हैं। कैसे ये निकालते हैं एक समझा देते हैं, ये नहीं समझना है आपको, कल अंडरलाइन किए थे पता नहीं। जैसे मान लो यहीं से स्टार्ट किए, ए पे आए, फिर यहाँ से बी पे आ गए, ये तो झूलेगा तो फिर बी पे आ जाएगा, बी से होते हुए ही आएगा बी पे, फिर बी से जब 0 पे आ जाएगा यानी ओ पे आ जाएगा तो एक दोलन। इस तरीके से मान लो कि इसने 20 दोलन को पूरा किया। 20 दोलन को पूरा करने में मान लो इसको जितना समय लगा, मान लो 5 सेकेंड लगा, ठीक है। तो जब आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो जो आपका टाइम आएगा वो इसका आवर्त काल कहलाएगा। यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं था। 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय आप जब प्राप्त करते हैं वो लोलक का आवर्त काल कहलाता है। यानी कि पहले तो मैंने बोला ए से स्टार्ट करके इधर घुमा और फिर 0 पे आ गया, ओ पे आ गया, वो एक दोलन। इसी तरीके से अगर 5 दोलन ले लो और 5 दोलन को पूरा करने में 1 सेकेंड लगा या 1 मिनट लगा तो 5 इज डिवाइडेड बाई 1। अगर कोई पूछे कि आवर्त काल का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या बताएंगे? आवर्त काल का फॉर्मूला इक्वल टू दोलनों को पूरा करने में दोलनों की संख्या, कितना दोलन किया है, 1 दोलन, 2 दोलन, 20 दोलन, 30 दोलन, 100 दोलन, वो दोलनों की संख्या डिवाइडेड बाय दोलनों को पूरा करने में लगा समय, उससे आप डिवाइड कर लेते हैं। ये एक फॉर्मूला निकल के आया। वो तो उल्टा लिखा हुआ है, टाइम डिवाइडेड बाय 20 ऐसा लिखा हुआ है ना। लगे समय को 20 से भाग देना, समय को 20 से भाग देना ना। 20 दोलन को पूरा करने में जो लगा समय है, लगे समय को, हाँ सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 20 दोलन को जो पूरा करने में लगा समय है उसको हम उसके पूरा जो दोलन है उससे भाग देते हैं। सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लो कि 20 दोलन को पूरा करने में लगा समय है, इससे समझ जाओगे 42 है, और आपका जो दोलन का कितना संख्या था आप उससे 20 से भाग दे दोगे। 20 दोलन आपने लगाया और कितने टाइम में लगाया, तो टाइम ये है। अब अपने दोलनों की संख्या से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.1 आ जाएगा। आएगा ना? यस मैम। हाँ, जितना दोलन चला है उसको क्या करना है, उसी से डिवाइड करना है, ठीक है, उसी से डिवाइड करना है। और जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है जितना टाइम लगा है, टाइम मतलब टाइम से डिवाइड करना है दोलनों की संख्या में, तो फॉर्मूला आवर्त काल इक्वल टू हो जाएगा दोलनों को पूरा करने में लगा समय बटा दोलनों की संख्या। लिख लीजिए कहीं पे, इस तरीके से आपको निकालना है। ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्त काल को प्रभावित नहीं करता। कहने का मतलब है ये जो लोलक है, एक बार आपको यहां से स्टार्टिंग करेगा मूव करना, तब तक इसको कुछ समय लगता है, तो उसकी वजह से जो आपका आवर्त काल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा गया समय से अधिक होता था, ठीक है, अधिक यथार्थ होता था। यथार्थ का मतलब अधिक उपयुक्त होता था, अधिक सही होता था। क्वार्टर्स घड़ियों के द्वारा मापा गया जो समय है हमारे आजकल उपलब्ध घड़ियों से मापे गए समय की अपेक्षा ज्यादा सही होता था, ज्यादा मतलब प्योर होता था, एक तरह से आप बोल सकते हो। अब चाल और समय के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड, जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है। समय का सबसे छोटा इकाई है सेकेंड, इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। समय का सबसे बड़ा मात्रक होता है मिनट, या कहीं कहीं आपको घंटा भी दिखेगा, घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, आप सबको पता है। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? अब चाल हम लोगों ने पढ़ा है, तो अब हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि चाल का मूल मात्रक क्या है। तो पहले स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस को किस में निकालते हैं, किलोमीटर में या मीटर में? मीटर में निकालते हैं मैम।
मीटर में भी हो सकता है सपना, किलोमीटर में भी हो सकता है। हाँ, सेकंड हाँ, से। तो जब मीटर में होगा तो मीटर के साथ, मान लो मीटर में है तो अगर मीटर के साथ टाइम क्या दे देगा तुम्हारा, सेकंड, क्योंकि सेकंड देगा मैम। हाँ, मीटर प्रति सेकंड ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, मीटर के साथ हमेशा सेकंड दिया जाता है क्योंकि मीटर छोटी हो गई और एस कहीं कहीं तो कंडीशन चेंज भी कर देता है, वो मैथ की बात हम नहीं करेंगे, बट मीटर प्रति सेकंड के साथ आएगा अगर इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर बड़ा आप ले लेते हैं कुछ, जैसे कि किलोमीटर ले लेते हैं इसका डिस्टेंस, तो किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर की स्पीड के साथ आएगा। जी। किलोमीटर बड़ा है और आवर भी बड़ा है तो उसके साथ ये आ जाएगा। अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इससे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट भी निकालते हैं अथवा किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। बहुत जगह आपको इस तरीके से भी निकाला हुआ दिखेगा, बट इजी होता है मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा वो जनरली हम लोगों को दिखता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को जब हम लिखते हैं तो हमेशा एक वचन में लिखना चाहिए। जैसे आप अगर डिस्टेंस लिख रहे हो 50 किलोमीटर, तो बहुत लोग 50 किलोमीटर में एस लगा देते हैं, सोचते हैं ये तो 50 किलोमीटर एक से ज्यादा है, जैसे सिंगुलर प्लूरल वाला हम लोग खेल खेलते हैं, एक वचन बहुवचन एस लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। 50 किलोमीटर जब आप किसी भी वर्ड के आगे जब नंबर लगा रहे हो तो इट मीन्स कि वो जो लेटर वाला जो फॉर्म है वो रहेगा सिंगुलर फॉर्म में। तो लेटर आपने नंबर डाल दिया तो नंबर के बाद इसको किलोमीटर ही होगा, एस की कोई आवश्यकता नहीं है। 8 लिखा तो 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर एस नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को आनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। जब हमको जैसा भी मात्रक चाहिए, जैसे मीटर में दूरी है तो उसके हिसाब से सेकेंड टाइम लेते हैं, किलोमीटर बहुत बड़ा है तो आवर का समय ले लेते हैं। आवश्यकता के अनुसार हम अपने मात्रकों का उपयोग करते हैं, वही बताया गया है जिस स्थिति में हमें जैसा चाहिए। उदाहरण के लिए आपकी आयु को 2 दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होगा। अगर कोई पूछे कि सपना तुम्हारी आयु कितनी है, तो अब तुम बोलो कि 4532 दिन, तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको। अगर वही बोलो कि मेरी आयु 18 साल है तो थोड़ा सा सही लगेगा, क्योंकि आप उसको दिन में नहीं काउंट कर सकते। उस चीजों को दिन में तब हम काउंट कर सकते हैं जब आपकी आयु 18 साल 1 या 2 दिन हुई हो, तब ऐसी स्थिति में ये सुविधाजनक हो जाता है कंपेयर टू 4032 दिन 365 महीना ऐसे करके निकालना थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। तो आपकी आयु को हम लोग घंटों में नहीं व्यक्त करते हैं, दिन में नहीं व्यक्त करते हैं, वर्षों में ज्ञात करना हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है, सुविधाजनक होता है। तो इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे मान लो कि अगर घर से विद्यालय तक की दूरी जो भी है, अगर आप उसको बोलो कि 0.5 वर्ड्स लगा है, 0.1 वर्ड्स लगा है, तो थोड़ा अजीब लगेगा। वहां पे आपको उसको मीटर या किलोमीटर में निकालना ज्यादा बुद्धिमानी कहा जाएगा। हाँ, तो यानी कि वर्षों में निकालना ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया कि किसी को दिक्कत है? आप घर से विद्यालय तक की दूरी को वर्ष में निकालोगे क्या? नहीं मैम, किलोमीटर में। हाँ, अब बहुत ये लोग कोई पूछ सकता है कि घर से विद्यालय जाने में तुमको कितना समय लगा, तो वो अलग बात है कि आधा घंटा लगा, 45 मिनट लगा। बट अगर आपसे पूछे कि दूरी कितनी है तो 0.5 वर्ड्स लगा, ये सही नहीं है। तो इसी असुविधा को हम लोग अवॉइड करते हैं और जहाँ पे हमारे लिए जो मात्रक इंपॉर्टेंट होता है हम उसके साथ उसका यूज करते हैं। यहाँ पे से देखिएगा, किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में, जैसे मान लो सपना है और आराम से रिलैक्स करती हुई मूड में बिछावन पे लेटी हुई है और चुपचाप से बैठ के कुछ कर नहीं है, बस लेटी हुई है। और उस समय क्या है ना, हर एक स्वस्थ युवा का जो नारी होता है, कितने बार 72 बार, अर्थात 1 मिनट में 72 बार, 72 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऐसा है ना, आवाज पल्स रेट होती है 1 मिनट में 72 बार। एक चीज बताना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। बोले कि तो फिर 1 सेकंड में आपके जो नाड़ी है उसका रेट कितना आ जाएगा? 1 सेकंड, 1 से थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। अगर आप उसको 12 है तो 60 से 12 बार ज्यादा हो रहा है, 12 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। 10 सेकंड में आपने 12 बार निकाला तो 1 सेकंड में 1.2 हो जाएगा। आप 72 को 60 से डिवाइड कर लोगे, यानी कि 1.2 टाइम हो जाएगा। अगर डिवाइड करते हैं तो उतना नहीं समझना है, तो उतना मैथ हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को दिमाग में घुसेगा भी। एक स्थिति में यानी 1 मिनट में आपको 72 बार, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ना कि 60 सेकंड में ये 72 बार गया, 60 सेकंड में 72 बार गया। अब इसी को इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि यानी कि 10 सेकंड में 12 बार। समझ में आया ये चीज? हाँ मैम, तो 60 सेकंड में वही हो जाएगा कितना, 48 बार हो जाएगा। 60 सेकंड में 12 बार। अब कुछ सोचो ना, 1 मिनट में 72 बार का क्या मतलब है? इस मिनट को सेकंड में चेंज कर लो ना, यानी कि 60 सेकंड में आपका 72 बार आवाज कर रहा है, तो 10 सेकंड में तो 12 ही बार स्पंदन करेगा ना। यस मैम। थोड़ा मैथ खराब है आप लोगों का, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम मैथ बना के बताएंगे आपको। 1 मिनट,
5 सेकंड में 6 बार होगा, 10 सेकंड में 12, ऐसे नहीं मैम? हाँ, आप तो समझ गए हर्ष, इन लोग को भी थोड़ा समझा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? ये कैलकुलेशन है, आपको करना पड़ेगा। ये पढ़ना जरूरी तो नहीं है, कुछ खास इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है, बट पढ़ लेते हैं। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी यह है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्त काल नियत रहता है। नियत का मतलब है स्थिर रहता है, स्थिर होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे, यानी चर्च में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। मतलब चर्च में ऐसा देखोगे कि बीच में एक पिलर लगा रहता है और वहां पे कोई लैंप लटकी रहती है, वो दोलन की तरह एक ओर से दूसरी ओर घूम रही थी, गति कर रही थी, धीमी गति कह सकते हैं। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उसकी नब्ज स्पंदन यानी कि धड़कन की संख्या हर बार समान थी। यानी कि एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लगा, जितना अंतराल लगा, उन्हीं की जो नब्ज है, नाड़ी है, उसका भी संख्या सेम आ रहा था। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को ये चीज जो फील किए। अब तो साइंस का ऐसा लैंग्वेज है कि साइंस में आप जब कोई चीज देखते हो तो उसको साबित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस प्रूफ पे डिपेंड करता है। बिना प्रूफ सबूत के साबित किया आप उसको नहीं बोल सकते कि ये सही है, और ना झुटला सकते हैं कि ये गलत है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह भी पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। उन्होंने देखा कि बहुत तरीके का वो लंबाई का, बहुत डिफरेंट लंबाई का उन्होंने लोलक बनाया, मान लो बनाया या लाया, और उन सब से एक दोलन पूरा करवाया। और ये देखा कि जितने भी गोलक थे, उन्होंने एक दोलन जितना पूरा करने में समय लिया, उन सब का जो समय है वो समान है। इस प्रेक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। अब जब बताओ, सभी लोलक के द्वारा जब एक्सपेरिमेंट किया गया और समान समय आया, तो पहले एक लोलक युक्त घड़ियां चलती थी, उसका यूज करके हम ये बता सकते हैं ना कि सपना भी जो लोलक युक्त घड़ी पहनी है उसका टाइम भी सेम आएगा, मसरूफा वाला भी सेम आएगा, आयसा वाला भी सेम आएगा, मतलब गलत टाइमिंग नहीं शो होगा। इस तरीके से जो लोलक युक्त घड़ियां हैं उसका विकास हुआ। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। ये जो घड़ियां हैं, ये दो घड़ियों के नाम देख रहे हो, इसका एडवांस रूप था ये कमानी युक्त घड़ियां, और जो आपकी जो कलाई में जो आजकल घड़ियां देखते हो, ये सभी घड़ियां जो है ना, इसी का एक एडवांस रूप थी, परिष्कृत, एक तरीके से बहुत ज्यादा उसमें एक तरीके से काम कर सकते हैं, काम किया हुआ घड़ी था, ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ लाया गया था। मैम 1 मिनट मैम, तो जो पृथ्वी की गति होती है, हम लोग यहाँ पे आप देखो रेत घड़ी है, ये सैंड वॉच है, मैंने एक बच्चे के पास देखा था, और पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, इसमें बालू भरा रहता है, और जैसे आप एक साइड मूव करते हो तो दूसरे साइड में ये धीरे धीरे जैसा टाइम होता है ना, टाइम के हिसाब से ये गिरना शुरू कर देता है। टाइम से बहुत ज्यादा मैच करता हुआ ये बनाया गया है, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जंतर मंतर है नई दिल्ली में जो धूप घड़ी है, धूप घड़ी नई जंतर मंतर में है, नई दिल्ली के जंतर मंतर में ये धूप घड़ी है, याद रखिएगा। एक जल घड़ी भी आती है। प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापन की कुछ युक्तियां, प्राचीन काल में इसके द्वारा हम समय को मापते थे। यहाँ पे क्या लिखा था भाई, बार स्पंदन करती या धड़कती है। बच्चों में क्या होता है, यह दर कुछ अधिक होता है। जैसे एक एडल्ट है, मान लो कि 18 साल का 16 साल का बच्चा बड़ा हो गया है, तो उसका जो नाड़ी होगा, वो जो नब्ज होगी, वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगी। बच्चों में क्या होता है, बड़ों के बनिस्बत ये रेट ज्यादा होती है, यानी ज्यादा तेजी से उनका हार्ट बीट चलता है। कभी भी किसी के घर में छोटा बच्चा होगा तो आप उसके चेस्ट के पास अपनी कान लगा के उसकी बीट सुन सकते हैं, बहुत तेजी से मूव करता है। साथ साथ उसकी हाथ की जो नब्ज होगी वो भी बहुत तेजी से मूव करता है, और बच्चा हमारी अपेक्षा बहुत तेजी से सांस लेता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है फिर वो चीज कंट्रोल होके एक एडल्ट की तरह उसमें वो डेवलप हो जाती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के विभिन्न भागों के समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। जैसे धूप घड़ी हो गई, जल घड़ी हो गई, रेत घड़ी हो गई। इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण है, जैसे हम टाइम को देखते थे। एक है जो भी यहाँ पे घड़ियों के नाम पढ़े हैं हम लोगों ने, जल घड़ियां, वो सभी क्या है, बहुत तरीके से संसार के अलग अलग भाग में डिजाइन किए गए हैं। सबने अपने अपने हिसाब से उसको डिजाइन किया है। अब हम चाल को मापेंगे। चाल कैसे मापेंगे, समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। परिकलित का मतलब ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको चाल निकालना आ गया, चाल मापना आ गया, तो आप निकाल सकते हैं कि किसी भी साइकिल, किसी भी कार, किसी भी बस की जो चाल है वो क्या है। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें।
चौक के पूर्ण अथवा चौक के चूर्ण, चौक का जो चूर्ण होता है, जो चौक हम लोग लिखते हैं उसका आपको चूर्ण बना लेना है, अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचनी है। उस जो पाउडर है उससे आप सरल रेखा खींच लेना, चौक से भी खींच सकते हो बट ज्यादा गाढ़ा दिखेगा चूर्ण से अगर आपने खींच लिया तो। अपने मित्र से कहिए कि वह इस सरल रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा रहे। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। वो जो लाइनिंग आपने बनाई है उसी पे धीरे से थोड़ा दूर खड़ा रहेगा 1 से 2 मीटर, और वहां से कोशिश करनी है कि उस सरल रेखा के लंबवत अनुदिश उसको फेंकने की कोशिश करना है उसी लाइन पे, और धीरे से लुढ़काना है। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है, जिस समय मान लो कि ये सरल रेखा, मान लो जैसे ये सरल रेखा है ईस्ट टू वेस्ट, तो जिस समय यहां से उसने लुढ़काने के प्रयास किया और जिस समय यहां से चल के यहाँ पे आ गई, जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट करना है। जिस समय ये पार करती है और जिस समय यह विराम में आती है। पार करने का मतलब इस सरल रेखा को पार करके यहाँ पे आ गई और रुकती कितने बजे है, आराम कब करती है, वो दोनों टाइम आपको नोट करना है। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, देखोगे अभी पढ़ा देंगे, तो जब ये यहाँ से चल के यहाँ पे आती है उसके बाद भी धीरे 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 मूव करती हुई तब जाके रुकती है। अचानक से नहीं, यहाँ से चलना शुरू कर दी, यहाँ पे आके डायरेक्ट रुक गई। जब एक जब एक धावक है दौड़ना शुरू करता है और 100 मीटर की अगर रेस है, देखोगे बेटा वो दौड़ के जाता है, दौड़ता दौड़ता उसको पार इतना ही दूरी करनी है, बट वो दौड़ के जाएगा और दौड़ के यहाँ तक आएगा, तब फिर वो धीरे धीरे रुकता है। अचानक से नहीं कि यहीं आके रुक गया। ऐसा क्यों होती है, उससे थोड़ा आगे चला जाता है। हाँ, आगे चला जाता है, तब वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और रुक जाता है वो। तो उसी तरह किसी भी सरफेस पे आपने जो गेंद लुढ़काए हैं, उस रेखा को पार करने के बाद भी थोड़ा देर आगे चलती है, फिर वो विराम की अवस्था में यानी कि आराम की अवस्था में आती है, और हमें दोनों टाइम नोट करने हैं। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को मापिए। जैसे मान लो ये जो हम लाइन पे ही समझ रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास ज्यादा सोर्सेस नहीं है तो कोशिश करनी है उसी में सीखने की। जैसे मान लो जिस समय यहाँ पे आके इसको पार कर ली, जैसे ये पॉइंट ए है और ये बी है, बी को जितने समय में पार की वो टाइम नोट करना है। फिर यहाँ देखोगे यहाँ तो रुकेगी नहीं, धीरे धीरे मूव करती हुई यहाँ पे मान लो कि रुक गई, तो उस दोनों टाइम को आपको नोट करना है। और उसके बीच का फिर टाइम तो नोट किया, फिर उस दोनों बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, आपको वो भी मेजर करना है कि डिस्टेंस कितना है। आपने यहाँ तक चले तो यहाँ से अब यहाँ तक पार किया गेंद ने, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस भी आपको निकालना जरूरी है। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने का, अपने स्केल का भी यूज कर सकते हो, या किसी मेजरमेंट वाले फीते का, जैसे कि टेलर के पास हमने देखा है फीता होता है, उसपे सेंटीमीटर मीटर ये उसपे नंबरिंग रहती है, इससे आप उसकी सुविधा से माप सकते हैं। इस कार्यकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। तो अब मान लो कि मसरूफा ने किया, सपना ने किया, अपने अपने हिसाब से ये काम करना है। तो समूह का मान लो मसरूफा, सपना, ऐसा कुछ नाम होगा। तो गेंद द्वारा चली गई दूरी, टोटल दूरी आपको मीटर में लिखनी है, और लिया गया समय, वो जो समय है वो आपको सेकंड में लिखना है। तो चाल आप कैसे निकालोगे, जो कुल तय की गई दूरी थी वो और लिया गया समय। तो आप सबको तो ये चीज पता है कि आप चाल कैसे निकालेंगे। जी मैम, दूरी बटा समय से भाग दे देंगे चाल निकाल। हाँ, सही है। अब इसी को यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि ये फेंकते तो बेचारे दूर से हैं, बट इनको यहीं तक लाना है, बट गेंद रुकती कब है, इसको पार करने के उपरांत यहाँ पे रुकती है। तो हमें यहाँ पे जब रुकती है वो टाइम और यहाँ पे जो रुकती है वो टाइम जानना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मान लो यहाँ पे आई ये 1 सेकंड में और यहाँ पे आई 3 सेकंड में, टाइम कितना लगा। मान लो इस लाइन को 1 सेकंड में पार किया और इसको 3 सेकंड में, नहीं 2 सेकंड लगा ना। यहाँ पे 1 सेकंड में पहुंची और यहाँ 3 सेकंड में पहुंची, यहाँ आते आते 3 सेकंड हो गया टाइम। यहाँ 1 सेकंड हो रहा था और यहाँ आते आते 3 सेकंड हो गया, तो टोटल 2 ही लिया ना इसने यहाँ तक आने में। छोड़ो अब बस ज्यादा मत माइनस कर देंगे क्या 3 में से। हाँ, अब जैसे मान लो कि आप दौड़ते दौड़ते आए हो, यहाँ पे आपको पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 घंटा लग गया, फिर यहाँ तक आने में आपको 2 घंटा लग गया, तो टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में, 1 ही घंटा ना लगा। टाइम मतलब उस निकालना है, बोर्ड है। छोड़ो, आप बस इतना याद रखो, यहाँ पे कितने बजे पहुंचता है वो जानना है, और यहाँ पे फिर कब आके रुकेगा वो टाइम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तब आप कह देंगे कि हम स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बटा टाइम से। गेंद की चाल मापते हुए मापों को ये सब लिखना है। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे। आपका जो स्पीड है आप उसका चाल का कंपेयर अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे। इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी
अपने विद्यालय की दूरी को जानना आवश्यक होगा। मान लो कि चलते चलते सपना और मसरूफा दोनों अगर घर से चली हैं, तो घर से उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि देखते हैं किसका चाल ज्यादा है किसका कम है, तो उन्होंने कोशिश किया अच्छा ठीक है वो जो पेड़ है ना वहां से हम लोग अपना दूरी देखेंगे और वहां से टाइम डिसाइड करेंगे। तो वहां पेड़ वाले पॉइंट से लेकर के अपने विद्यालय तक का जो दूरी था वहां उन दोनों को उस बिंदु तक की दूरी को निकालना पड़ेगा। साथ साथ उस पेड़ से लेकर के विद्यालय पहुंचने में दोनों का जो टाइम था अलग अलग टाइम होगा कि कोई पहले पहुंची होगी कोई बाद में, तो वो जो टाइम था वो भी जानना जरूरी होगा। इसी को बार बार समझाया गया है। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को माप कर एक दूसरे की चाल निकाल सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि माप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। मान लो सपना का अधिक है, मसरूफा 2 सेकंड पीछे हो गई, तो कहीं ना कहीं उसकी चाल थोड़ी कम थी और सपना की अधिक थी। या दूसरा कंडीशन भी हो सकता है, मसरूफा आगे हो सकती है, सपना 2 सेकंड पीछे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। थोड़ा देखते हैं कहां पे दिया गया है 13.4। यहां पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कुछ जंतुओं के द्वारा जो प्राप्त की गई चाल है, बाज का चाल है 320 किलोमीटर पर आवर। 320 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ मसरूफा कि 1 घंटे में कितना 320 किलोमीटर की दूरी, 112 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में सबकी स्पीड दी हुई है। अब आपकी ज्यादा टाइगर मतलब चीता से ज्यादा होता है क्या बाज की स्पीड? अब दिया तो है, अब ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी दे सकता है बेटा, लेकिन ये तो आकाश में उड़ता है ना, ये तो हमारे अर्थ हमारे जो धरती है उस पर बहुत तेजी से दौड़ता है चीता जी। हाँ, और ये कोई जरूरी नहीं है कि कई बार नंबर जो दे दिया जाए वो आप उसको एकदम एक्यूरेट मान ही लो, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो काम करना है वो सीखना है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, इसको यहाँ मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। ये सबके लिए SW है और अपना करके ग्रुप में भेज दीजिएगा या पर्सनल भी भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या एक साइंस वाला अलग ग्रुप ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 तरीका है, एक मैथ के लैंग्वेज का तरीका है और एक साधारण तरीका है जिसके थ्रू आप मीटर प्रति सेकंड में निकाले हैं। तो आपको दोनों अपने तरीके पहले लगाने हैं, फिर मैं बता दूंगी। एक तरीका है 5/18 से भाग दे देना, और दूसरा तरीका है कि आप जनरल तरीके से निकालेंगे। वो आप कैसे निकालेंगे, आप लोग का दिमाग थोड़ा चेक करना बहुत जरूरी है। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित यानी छोड़ने के लिए करने वाले रॉकेट का प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेते हैं। यानी रॉकेट जो जाता है हमारी पृथ्वी की कक्षा में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करता है। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कछुआ तो बेचारा बहुत धीरे चलता है, तो 8 सेंटीमीटर चलने में इसको 1 सेकंड का समय लग गया। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? कछुए की तुलना में इसकी चाल कितनी गुनी है, तो वो आपको निकालोगे तब आप पहले इसको यूनिट को सेम कर लोगे। यहाँ पे या तो मीटर प्रति सेकंड दोनों को कर लो या इसको भी सेंटीमीटर में लिख लो। तो 8 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे आपको चेंज करना पड़ेगा, और टोटल कितना वो आप निकालिए और देखिए इसकी कंपेयर में बहुत बहुत ज्यादा गुना ये ज्यादा चाल है इसकी रॉकेट की। निकालिए और किसी को पता है तो बताइए। ये वाला भी दूसरा क्वेश्चन हो गया, आप लोग कोई काम नहीं करते हैं। क्या आप यह परिकलित कर सकते कितना गुना है? जैसे एक नंबर दे दूं, मान लो मशरूफा की एज है 18 ईयर और मैं सपना को कर दूं 9 साल की है। मशरूफा 18 ईयर की है, सपना 9 साल की है। सपना की कंपेयर में वो कितनी गुना है उसकी चाल, कि कितनी गुना उसकी एज है, सॉरी चाल बोल दिया, कितनी गुना है उसकी? 18 है मैम, तो 9 गुना। और तुम्हारा 9 है तो कितना गुना है? 2 गुनी है ना वो तुम्हारे एज, 2 गुनी है मेरे से। 2 गुनी है तुम्हारे एज की कंपेयर में, वो 2 गुनी है। यही निकालना है आपको इस वाले खेल में। और मान लो उसकी चाल 50 किलोमीटर पर आवर है और आपकी है 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसके चाल की अपेक्षा आपकी चाल कितनी गुना? 2 गुनी है। 2 गुनी है। तो ऐसे आपको निकालना है कि कितना गुना है, और कभी कभी अधिक भी पूछ लेते हैं कितना गुना अधिक है, तो वो मैथ में उतना कंफ्यूज हो जाओगे। और थोड़ा थोड़ा साइड में मैथ भी बनाते रहा करो, मैथ बहुत पुअर है आप लोग का। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, किसी भी वस्तु का अगर आपको वस्तु की चाल अगर पता चल जाए, तो चाल पता चलने का क्या मतलब कि आप ये भी बता दिए कि उसका जो समय है वो कितने समय में कितना दूरी तय की गई, दोनों पता चल जाएगा। अगर 20 किलोमीटर पर आवर किसी कार की चाल है तो आप ये भी बता दिए ना कि 20 किलोमीटर दूरी तय किया और कितने समय में, तो 1 घंटे में। आपको दोनों पता चल जाता है। उस चीज को यहाँ पे समझाया गया है। ऊपर कुछ छूटा तो नहीं है? ये सब हो चुका है ना? ये आप लोग का होमवर्क है, ये हम लोग कर चुके हैं नहीं? ठीक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। सामान्यतः उपलब्ध
घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला समय कम समय अंतराल 1 सेकेंड है। हमारे जो घड़ियां हैं उसके द्वारा जो मापा जा सकने वाला जो सबसे छोटा यूनिट बोल सकते हो आप, वो सेकेंड है, उससे छोटी कोई यूनिट नहीं है। तथापि आप ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकेंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। आज भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी घड़ियां हैं, जैसे डिजिटल घड़ी, वो सेकेंड, मिनट, आवर सब चीज बता देती है। यही कारण है कि बहुत सारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जो दौड़ का होता है, जंपिंग का होता है, वहां पे छोटा से छोटा 1 सेकेंड का 1000वां भाग भी काउंट कर सकते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे जो एग्जामिनर्स हैं फिजिकल रिटन एग्जाम पास करने के बाद भी फिजिकल से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वहां सेकंड की लड़ाई चलती रहती है, सेकंड के 1000वें भाग से, तो उतना समय भी माप सकता है। ऐसी भी घड़ियां हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग, बताओ, मैं तो 1000वां भाग बोल रही थी, 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। एक लड़का पास हुआ था किसी एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, तो वो बोला था कि मैं सेकंड के कितने 1000वें की कितने भाग से, मतलब मान लो कि एकदम निग्जिबल बिंदु होगा, उससे वो एग्जाम क्वालिफाई कर गया और उसकी जॉब हो गई, मतलब उसने फिजिकल पास कर लिया। तो आप सोच सकते हो आपको, क्योंकि उस समय क्या किया जाता है ना, दौड़ते समय पैरों में चिप बांध दिया जाता है, जो आपका समय आपने कितने सेकंड में दौड़ना शुरू किया और कब वापस आई, वो पूरा सेकंड टाइम देख के पूरा तुरंत उसका हिसाब किताब आपके सामने हो जाएगा कि कितना देर आप लगाए हो, तुरंत आपके सामने। यहाँ पर मैम, यहाँ पर 40 से 46 किलोमीटर पर हावर दिया है, तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो मैम इसको मतलब एवरेज क्या लें? 40 से 10 करके 46, जो लेना है ले लो, तुम सारा पूछ लोगी फिर बाद में बनाओगी क्या? ये बता दीजिए सिर्फ, और सब तो निकाल ही नहीं। अच्छा, हम सब बता देंगे, बस इसको पढ़ा लेने दो, टाइम हो रहा है, हेडक्वार्टर से बोलेंगे छोड़ दो, फिर आप लोग नहीं समझोगे और ऐसे ही चैप्टर रह जाएगा। और टेस्ट भी आने वाला है और 1-2 इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बताना, तो आप सबको सीखना जरूरी है। जोड़ना है क्या? बताते हैं सपना, इसको पूरा कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। आपको माइक्रो सेकेंड तथा नैनो सेकेंड जैसे शब्द आप सुने होंगे। एक माइक्रो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है, बाप रे। एक नैनो सेकेंड 1 सेकेंड का अरबवां भाग होता है। अज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, जितना हम लोग उतना तो समय इसी तरह चला जाता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं, उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है, रिसर्च में। खेलों में जिस समय मापने की युक्तियों का उपयोग किया जाता है, वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। यानी खेल में अगर जिस तरह की घड़ियों का उपयोग करते हो, वो 10वें और 100वें भाग तक के माप को, समय अंतराल को मापती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों अथवा सहस्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। इतना वर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा, किया जाता है। जो हमारा ऐतिहासिक समय में जो घटनाएं हुई थी, उसको समय को हम लोग शताब्दियों और इस तरीके से व्यक्त कर लेते हैं। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः हम अरबों वर्षों में व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनकी आयु अरब वर्ष है। क्या 1-2 साल हमारे जैसे 60 और 65 साल उनका एज तो है नहीं, उनकी आयु है अरबों वर्ष, यानी कि हमारे जैसी कितनी जनरेशन निकल जाएगी तब तक वो जीवित रहते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? आप सोच सकते हो जितना इतना जो भी हमारे लाइफ में डेली एक्टिविटीज होता है, उसमें कितना काल अंतराल लगता होगा, इस रेंज को सोच सकते हो? सोचना क्या, हम लोग उतना समय तो इसी तरह व्यर्थ कर देते हैं बैठे बैठे। लेकिन हर चीज का जहां जरूरत है वहां पे इंपॉर्टेंस होता है। रिसर्च में, खेल के मैदान में, एग्जामिनेशन में, ईच एंड एवरी सेकेंड इज वैल्यूएबल। छोटा से छोटा भाग भी वैल्यूएबल होता है। अब आप सब एग्जाम में जब रहोगे तो आगे पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, इतना उम्मीद है मुझे। यस मैम, 59 में पता चला था पीटी जब एग्जाम दे रहे थे, एक सेकंड। इस बार आप सबको निकालना है, सपना, मसरूफा, मीनू, आयशा, महनाज, सबको निकालना है ना? अच्छे से रिवीजन कीजिए, निकलेगा। 40 को आप 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी कि 1 घंटे में 40 चलता है चाल। तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे सपना? क्या मैम ये हाँ, ब्लू फिश जो चलता है मैम ना 40 से 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से, हाँ, तो मैम इसे मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, ठीक है वो तो पहले लेकिन 40 इसको जोड़ना है मैम। 40 को निकाल लो, नहीं पहले 40 निकाल लो, फिर 46 निकाल लो, अलग अलग। 40 का 1 मिनट, 40 का कुछ वैल्यू आएगा तो मान लो 40 का आया 5 आया वैल्यू, और 46 को निकाले तो मान लो 7 आ गया, ऐसा आ गया। तो आप वहां पे अब लिखोगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड से लेके 7 मीटर प्रति सेकंड तक तुम भी उसी तरह जवाब दे देना जैसा पूछा है इन्होंने। ओके ठीक है। आपको केवल चाल को समय से ही गुना करना पड़ता है। अगर कभी कभी आपको चाल दे दिया गया है किसी भी क्वेश्चन में और आपको पूछा जा रहा है, चाल दिया गया है और आपको टाइम दिया है लेकिन दूरी नहीं दी गई है, कई बार ऐसा भी होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, दूरी निकालना पड़ता है। तो दूरी
इक्वल टू क्या होगा, जितना आपका स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ऊपर में डी होता है, नीचे में टी होता है, और आपको जब दूरी निकालनी होगी तो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। वो आप डिस्टेंस निकालने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। जैसे चाल के नीचे मान लो कि 1 है और दूरी को नीचे वाले से गुना करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे क्रॉस करके गुना कर देते हैं, तो आप दूरी निकालने के लिए चाल को समय से गुना कर देते हो। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। अगर चाल दे दिया है और आपको दूरी दे दी गई है तो आप ये भी निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगा। तो उस स्थिति में क्या करोगे, दूरी को ऊपर रखोगे, नीचे चाल से डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, उससे सब कुछ आपका निकल जाएगा। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। बुझो यह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इस प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ये कार का डैशबोर्ड है। जैसे हम लोगों ने, मैंने तो जनरली इस तरह से देखा है लेकिन कभी उतना ध्यान नहीं दिया, बट देखा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, किलोमीटर, और यहाँ लिखा है किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर लिखा है, जिससे चाल मापी स्पीडोमीटर भी कहते हैं। इसी को स्पीडोमीटर कहते हैं। और जब लोग चल के आते हैं वो तो इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना दूरी तय किया और कितने देर में तय किया। इसी स्पीडोमीटर से उनको पता चल जाता है। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है, अपने आप जितना दूरी चलते हैं। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कितना दूरी आप चलते आए हो, मुजफ्फरपुर से पटना तक आपने कितनी दूरी तय की और कितने देर में तय की, तो वो आपका चाल हो गया। तो एक साइड आपको चाल भी पता चलेगा, एट द सेम टाइम आपने किलोमीटर यहाँ पे लिखा है कि वो कितना डिस्टेंस तय किया, आप ये भी दिखा देगा। अगर मुजफ्फरपुर से पटना गए हो तो कितना किलोमीटर आपने डिस्टेंस तय किया है, ये भी इसमें आपको दिख जाएगा। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को पथ मापी यानी ऑडोमीटर कहते हैं। यानी कि पथ का रास्ता कितना लंबा था आपने वो मापा। एक तरीके का ये दो नाम जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे वहां लिखा रहता है स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, बहुत सारा ऐसा दे देता है। तो आपको स्पीडोमीटर से क्या पता चलता है, स्पीड पता चलती है। ऑडोमीटर से क्या पता चलता है कि आपने कितना डिस्टेंस तय किया। ऑडोमीटर से आपका कोई स्पीड नहीं पता चलता, बस इतना ही पता चलता है कि आपका जो व्हीकल है उसने कितनी दूरी तय की। समझ गए? यस मैम। सब विलुप्तावस्था में चले गए क्या, हाइबरनेशन में चले गए? स्पीडोमीटर किसके लिए यूज होता है? स्पीड निकालने के लिए, स्पीड पता करते हैं इससे हम, और ऑडोमीटर से हम डायरेक्ट दूरी को पता कर लेते हैं। इसमें इस तरीके से लगा रहता है, एक अंदर शीशे के फ्रेम में ये बंद रहता है। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। हर 30 मिनट के बाद उसने सोचा कि कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, इसको मैं नोट करूंगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 30.5 में लिखा है। एक चीज याद रखिएगा, हर एक आधा घंटा के बाद उन्होंने मेजरमेंट लिया है। पथ मापी का पाठ्यांक यानी कि आधा घंटा में कितना डिस्टेंस तय हुआ है, अब कैसे पता चलेगा? इसमें से इसमें इस बड़े वाले नंबर में से इसको घटा लोगे तो वहां पे पता चल जाएगा कि आधे घंटे में कितना डिस्टेंस तय किया। तो सबसे पहले तो आरंभिक मुख्य बिंदु से दूरी थी मान लो कि 0 किलोमीटर। अब वहां से जब उसने शुरू किया था आधे घंटे बाद, तो उसने देखा कि मेरी कार का जो मान लो कि जो आपको पथ मापी दिखा रहा है, ऑडोमीटर दिखा रहा है, वो इतना दिखा रहा है। तो अब वो समझेगी कैसे कि आखिर मेरी कार ने कितनी दूरी तय की। तो जब ये नंबर बढ़ गया, कहीं ना कहीं ये दूरी तय करने की वजह से बढ़ गया, इसी में से आप पहले वाले नंबर को घटाएंगे तो 20 किलोमीटर दूरी आ गई। फिर आगे आधे घंटे पे ये काम किया गया है और उसने इस तरीके से एक सारणी बना दी है कि कितने देर में हमारी कार ने कितना डिस्टेंस कवर करते गई है। तो आपको ये देखने से उनकी ये जो कार है उसकी चाल भी आपको पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, आगे देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक का स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं, बस की चाल बता सकते हैं? सारणी को देखकर बूढ़ों ने पहेली से पूछा कि क्या वह यह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली होगी? पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींच लें। आइए यह पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। यहाँ देखते हैं नीचे कुछ दिया है क्या, यह है दूरी समय ग्राफ। यहीं तक रहने देते हैं, ये थोड़ा पॉइंट आप लोग के लिए ज्यादा ये टफ हो जाएगा, फिर सब खिचड़ी हो जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम वो पूछना था, स्पीडोमीटर से स्पीड की जांच होती है और ऑडोमीटर से?
दूरी का। जैसे स्पीडोमीटर ये बता देगा कि आपने कितने देर में और कितनी दूरी तय की। तो बेटा जब आपको टाइम भी पता चल जाएगा, डिस्टेंस भी, तो आप स्पीड तो निकाल लोगे ना। तो वो स्पीडोमीटर डायरेक्ट आपको ये लिख के देता है कि कितने किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड रहा है, तो आपका स्पीड बता देगा। और उसके नाम से ही बच्चा आपको समझना चाहिए, उसका नाम है स्पीडोमीटर। दैट मीन्स कि वो स्पीड को ज्ञात करता है, और स्पीड को हम लोग हिंदी में चाल बोलते हैं। और पथ मापी जो शुद्ध हिंदी लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑडोमीटर। ये लाइन जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। यानी आपकी जो, मान लो आपकी ये कार है, आपने जब उसको चलाया तो आपके डेस्टिनेशन पे, मान लो नानी के यहाँ गए, तो वहां तक उसने कितनी दूरी तय की, बस उस दूरी को दिखाएगा, उसको मापेगा। तो वो बस आपका टोटल डिस्टेंस बताता है। समझ गए? ओके मैम। और कुछ पूछना है किसी को? पढ़कर आएंगे मैम। एक बार जाने के बाद आज क्या करना, इस चैप्टर को फिर से पढ़ना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये थोड़ा बहुत आप लोग को इसलिए टफ लग रहा होगा बेटा, क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स का चैप्टर है। न्यूमेरिकल है मैम इसमें ज्यादा। हाँ, न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ के आइए। मैम ऐसे न्यूमेरिकल वाले गया था, ठीक है? यस मैम। यहाँ पे ये बताना था कि ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, हम उसका यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया गया है, चाहे वो पहले वाला सेक्शन हो, ये वाला सेक्शन हो, ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि ये टाइम हमारी बढ़ रही है, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दैट्स वाई हम दोनों जगह पॉजिटिव नंबर्स के साथ इसका ग्राफ बनाएंगे। एक और बुझोर पहेली ने एक और इस तरह की सारणी बनाई है 13.6, जिसमें आपको देखना है कि आपका टाइम भी बढ़ रहा है, साथ साथ आपकी दूरी भी बढ़ रही है। इसलिए हम दोनों एक्स तथा वाई एक्सिस का यूज करेंगे, बिकॉज ये भी पॉजिटिव को बताएगा और ये पॉजिटिव को। मान लो कि ये डिस्टेंस है तो भी पॉजिटिव हो रही है, और टाइम भी पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। किसी को कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर अपना ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाना है? दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींची। इस तरह की जो लाइन खींचे गए हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जिसको लंबवत रेखाएं हिंदी में बोलते हैं। 13.11 में दर्शाए गए अनुसार उस पर OX, जैसे लिखा है OX और OY, इसको पढ़ेंगे क्या? OX पढ़ेंगे और OY पढ़ेंगे। अंकित कीजिए, जो कि यहाँ पे दिखा चुका है। यह सुनिश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है। मान लो यहाँ पे आपको क्या दर्शाना है? समय दर्शा लो और इधर टाइम दर्शा लो, या आप इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, इधर टाइम दिखा सकते हो, इधर भी डिस्टेंस दिखा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपने दोनों को पॉजिटिव लिया है और दोनों पॉजिटिव ही है यहाँ पे सारणी में, तो आप दोनों में से किसी को भी कहीं भी दिखा सकते हो। सपोज डेट, और हर एक पॉइंट पे आपको दिखाना होगा। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, 1, अगर मान लो इसको 1 मानोगे तो इसको 2 मानना पड़ेगा, इसको 3 मानना पड़ेगा, फिर इसको 4, इसको 5, इसको 6 ऐसे मानना पड़ेगा। फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4 विदाउट किसी को छोड़े। अगर आप किसी में दो अगर छोड़ते भी हो तो आपको दोनों में फिर छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है? अगर दो का गैप लेंगे, जैसे मान लो कि ये दोनों सेक्शन को हमने ए बोला, फिर इसको भी आप दोनों को 2 बोलोगे, फिर इधर टाइम का भी सेम आपको पैटर्न अपनाना पड़ेगा, अगर गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए, अगर ऐसा होता है तो। और यहाँ पे क्या देखा, किसको आपको दर्शाना, ये आपको डिटरमाइन करना है कि कहाँ पे टाइम और कहाँ पे दूरी। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए। जैसे आपको चुनना है, आप कैसे चुनते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया, तथा समय के निरूपण के लिए भी आपको चुनना है। जैसे आपने 1 मिनट चुना और 1 किलोमीटर चुना, आप इसको 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 मिनट। आगे देखते हैं क्या लिखना चाहते हैं। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना आप बना सकते हैं, और समय के निरूपण के लिए भी कोई पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने किस प्रकार हो सकते हैं, थोड़ा हम इनको देखते हैं। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। जैसे टाइम दिया गया है वैसे आपको दिखाना है। यहाँ पे जो ऊपर में टाइम लिखा है उस तरीके से आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे बढ़ाना है, और टाइम को भी आपको उस तरीके से दिखाना है। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्ष पे अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से 1 मिनट, 2 मिनट ऐसे अंकित करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने एक्स के हिसाब से यहाँ पे शुरू किया तो आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके शुरू कर देंगे। इसी प्रकार आप दूरी को वाई एक्सिस पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करनी है। जैसे 13.6 में जैसे कुछ बोल रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। 13.6 कि क्रम संख्या 1 के प्रक्षेपण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी 0 है। इसके द्वारा चला गया जो 0 मिनट तक, तो आप 0 से 1 तक आएंगे तब आपका काउंट होगा 1, होगा ना?
समझने में दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, फिर आप नहीं। 1 से 2 पे आओगे तो फिर आप एक काउंटिंग अपनी बढ़ाए, फिर 2 से 3 पे आए तो एक आपने फिर बढ़ाया। उसी तरह से टाइम के साथ भी ये होगा। इस तरीके का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल ग्राफ एकदम सीधी रेखा में ये चला जाएगा, क्योंकि दोनों बिंदु आपके सेम पॉइंट पे आके 90 डिग्री पे कट करेंगे। जैसे आपने यहाँ तक अगर मान लो कि 1 मिनट आपने टाइम लिया और 1 किलोमीटर तब तक गए, तो आप अगर इस दोनों को मैच करेंगे, इस पॉइंट पे जिस बिंदु पे मैच करेगा उस तरीके से हर एक बिंदु को दोनों जहां मिलेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पे ये जैसे मिलेगा, यहाँ पे मिला, यहाँ पे 2 मिला, 3 मिला, जैसे ये 3 भी आएगा, ये भी इधर चला जाएगा और दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, 4 भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसके ये वाले पॉइंट पे 0 से स्टार्ट करते हुए पॉइंट से इन सबको मैच करा देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा का डिस्टेंस नहीं है, तो आपको इस तरह का दिक्कत नहीं होगा। कि क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। सही, जाहिर सी बात, यहाँ पे 0 मिनट पे आप चले हो तो आपकी दूरी भी शून्य ही है, दोनों का पॉइंट तो 0 है ना, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट 0 ही है, तो आपने 0 मिनट पे चली गई दूरी भी क्या है, शून्य है। इस चीज को याद रखिएगा। मानो कि इस समुच्च की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली। 1 मिनट के उपरांत आपने 1 मिनट जब कवर कर लिया, यहाँ 1 मिनट हो गया, तब आप 1 किलोमीटर चले हो। दूसरा किलोमीटर जब आप बढ़ाए तो फिर आपने 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चले और 1 मिनट और एक्स्ट्रा हो गया। तब तक अगर 0 से 2 तक टोटल कितना टाइम हो गया, 2 मिनट। फिर 0 से जब आप किलोमीटर में डिस्टेंस तय किए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2। फिर यहाँ पे कितना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, 3। एक चीज और समझाना है कि 2 से 3 तक कितना किलोमीटर चले आप, 2 से 1 किलोमीटर चले। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। और अगर मैं बोलूं कि 0 से 3 तक कितना किलोमीटर हुआ, 2 किलोमीटर में। फिर 0 से 3 तक कितना किलोमीटर हुआ, यहाँ तक तो 0 से 1 2 3 किलोमीटर हो जाएगा। 2 किलोमीटर हुआ। फिर 0 से 3 तक कितना टाइम हो गया, सेम होगा मैम, 3 मिनट। 3 मिनट होगा। हाँ, अब यही चीज याद रखिएगा। लेकिन आपको कोई बोल दे कि 3 से 4 तक कितना मिनट हो गया, तो 1 ही मिनट आया ना बच्चा। इस चीज को याद रखिएगा। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए x पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। जैसे जैसे यही समझा रहा है, जैसे जैसे हम लोगों ने इसको मैच किया है, उसी चीज को आपको ये समझा रहा है कि वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस चीज को थोड़ा एक बार और देख लो। वह बिंदु, ये बिंदु जिस पर ये दोनों यानी x वाला पॉइंट और y वाला पॉइंट एक दूसरे को कट करेगा। इसी तरीके से 4 को जब आगे बढ़ाओगे तो 4 को तो बेटा यहां तक नहीं ना छोड़ पाओगे, क्योंकि 4 तो यहाँ है। इसको मैच कराने के लिए कम से कम इसको यहां तक बढ़ाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो फिर यहाँ पे ये कट होगा और 5 वाला फिर यहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ पे कट होगा। तो ये दोनों बिंदुओं को जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, ग्राफ पेपर पे इस मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। जितना बिंदु है, 5 है, 6 है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। आगे ज्यादा बताएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। चित्र 13.12 में विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। जैसे मिलाया गया है, जैसे समझाया। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति तथा कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। गति में क्या होता है, दूरी और टाइम दोनों होगा। तो ये जो पैरेलल लाइन बनेगा, मैंने इससे पहले ही बोला कि ये पैरेलल लाइन बीच में बनेगा, जो आपके इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये जो दूरी का, जो टाइम और समय का ग्राफ है, वो पैरेलल लाइन पे बन रहा है। तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। जब भी ग्राफ का जो बीच वाला जो पॉइंट है इस तरीके से बनेगा, जो एक पैरेलल लाइन बना रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो कोई भी वाहन है या जो आपकी गति है, वो एक समान चाल से गति कर रही है। एक समान चाल का क्या मतलब होता है पता है तुमको? आप लोग को पता है? सॉरी, एक समान चाल की मतलब होता है मतलब समान समय और समान डिस्टेंस रहेगा। और साथ साथ जो आपकी मूवमेंट है वो पॉजिटिव दिखा रही है, इसमें किसी तरह का रुकावट नहीं है या कहीं भी घट भी नहीं रहा है। जैसे ना 3.5 एक समान, दोनों समान मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समान गति और समान दूरी और समान समय दोनों बढ़ रहा है। तो हम इसको कहते हैं, जो हमारा वाहन है या जो भी कुछ दिया गया है, चाहे जो भी चीज हो, किसी का प्रोडक्शन भी आपको दिखा सकता है, किसी अनाज की ग्रोथ भी दिखा सकती है, किसी बच्चे का एज भी दिखा सकता है। तो आप ये बोलोगे कि वो एक समान मतलब वृद्धि कर रहा है या एक समान गति से चल रहा है। अगर वाहन है तो, या किसी का ग्रोथ हो, तो वैसे दिखा सकते हैं कि हाँ एक समान से वृद्धि कर रहा है। परंतु किसी वस्तु की चाल, मान लो यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, मान लो किसी वस्तु की चाल
लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ और हो सकती है। जैसे जैसे मान लो कि कभी 4 रहा, कभी 3 हो गया, कभी 5 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या ऐसा पैरेलल लाइन दोनों के बीच बनेगा? नहीं मैम, नहीं। डिफरेंट हो रहा है। गति और टाइम का जो आपका दूरी है और उसका समय है, दोनों एक दूसरे को डिसिमिलर कर देगा, असमान हो जाएगा। व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता। अगर देखा जाए तो बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो इतना सरल तरीके का ग्राफ हमको नहीं मिलेगा। चित्र 13.12 तथा चित्र 13.13 में दर्शाया गया है कि हमें एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमाने का चयन करना पड़ सकता है। दिखाया गया है 2 पैमाना आपको यहाँ पे चाहिए, टाइम और दूरी का। और 13 में क्या है मुझे नहीं पता चल रहा 13 में क्या दिया गया। 13 में तो आई थिंक आगे दिया है, 13 में आगे ही दिया होगा ना। हाँ 13 आगे है, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। आइए इस प्रकार को एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे उदाहरण को और अच्छे से समझाया गया है। 13.13 थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। ये 13.13 है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे दूरी को दिखाया गया है और यहाँ पे समय को, दूरी समय ग्राफ ये भी है। तो क्या ये कैसा दिखाया जा रहा है, ये कौन सा आपको दिखा रहा है और क्या बताना चाह रहा है, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखते हैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। ये किसकी बात कर रहे हैं? इससे पहले जो हम लोगों ने एक ये वाला देखने का प्रयास किया है, 1 मिनट, ये है ना, यही है ना, पिकनिक पे गए हैं। यहाँ देखिए पिकनिक स्थल पे गए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा अब इंक्रीज हो रहा है, 2020 हर में इंक्रीज हो रहा है और हर एक आधे घंटे पे ये दिखाया गया है। तो इसी चीज को लेकर के आगे पे इसका यूज किया जा रहा है। थोड़ा देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस दिमाग में रखना, जल्दी हो जाएगा। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। देखते हैं कि हम लास्ट में जो टोटल डिस्टेंस आता है वो 20 किलोमीटर है, क्योंकि हर एक बार 20 किलोमीटर बढ़ता रहता है। यदि हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पैमाने का चुनने का निश्चय करते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर को यहाँ किसके बराबर माना गया है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। आपको ये अपने हिसाब से कई बार सेट करना पड़ता है। 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता नहीं है, बट हमें ये खुद से लेना पड़ेगा, चुनने का प्रयास करना है। तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, क्योंकि यहाँ पे 80 किलोमीटर दिया गया है। जहां पे आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 80 किलोमीटर के लिए तो 80 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं मैम। तो कागज की सीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमें 80 सेंटीमीटर का ग्राफ तो खींचना पड़ेगा, लेकिन जो आपका कागज है वो 80 सेंटीमीटर का अवेलेबल नहीं हो पाएगा और ग्राफ पे, इसलिए हम इस चीज को छोड़ देते हैं। ये संभव नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि 10 किलोमीटर इक्वल टू हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 10 को जब आप 1 सेंटीमीटर मानते हो तो 80 को आपको कितना मानना पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर मान सकते हो। हाँ, तो आपको यहाँ पे खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब 8 सेंटीमीटर का आप एक्सिस बना सकते हैं और ये सुविधाजनक हो जाएगी। यह पैमाना काफी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा, एक छोटे भाग को ही कवर कर पाएगा। ये यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने इस वाले कंडीशन को सही नहीं माना और इस वाले मतलब दूसरे वाले तरीके पे हम आ गए, जहां पे हमने 10 को 1 यूनिट मान लिया और 80 को फिर हम 8 यूनिट मानेंगे। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर होना चाहिए, चाहे वो अधिक है या कम है, उनके बीच कुछ न कुछ डिफरेंस होना चाहिए, जिससे आपका ग्राफ आसानी से बन सके। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान यानी बीच का जो मान है, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। उनके बीच का आप वैल्यू ही ले सकते हैं, जिससे आप ग्राफ को जब बनाते हैं तो वो बनाना, उसका जो बिंदु, हर एक बिंदु अंकित करना आसान हो जाता है। पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, आगे जब करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने 10 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लिया और 80 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मान लिया। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसका अधिकतम भाग का आपको उपयोग करना है। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर अमाप का आपको एक पेपर दिया गया है, यानी कि 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर लंबाई भी है और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई भी है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को एडजस्ट कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। ऊपर जो भी दिया गया है कि आप 5 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर मान लो और जो आपका टाइम है उसको 6 मिनट को आप 1 सेंटीमीटर मान लो। तो यानी 6 मिनट को आप 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो फिर 12 मिनट को आप कितना सेंटीमीटर मानेंगे, 2 सेंटीमीटर। और 5 को जब आप 1 सेंटीमीटर मान रहे हो दूरी में, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, ये दूरी में ले रहे हैं और ये समय में ले रहे हैं। अब जब 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हो तो 10 किलोमीटर को कितना सेंटीमीटर लोगे,
2 सेंटीमीटर लगेगा। फिर यहाँ टाइम पे जब 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, उनको मानना है, और तो आप 12 मिनट को कितना मानेंगे? 2 सेंटीमीटर। 2 इस तरीके सेंटीमीटर से आप ले सकते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? एकदम जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे फिर अपना पॉइंट माने आपने, यानी कि 6 मिनट के लिए, क्योंकि हर एक आधा घंटा बढ़ रहा है, तो 6 मिनट के लिए आपने 1 सेंटीमीटर माना, तो आधा घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? आधा घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? मैम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए। हर एक आधे घंटे पे बढ़ रहा है ना, हर एक आधे घंटे पे ये बढ़ रहा है ना, ध्यान से देखो, हर एक आधे घंटे पे बढ़ रहा है, तो आधा घंटा में 30 मिनट होता है। यस मैम। आधा घंटा में 30 मिनट होता है, और यहाँ पे क्या बताया गया कि 6 मिनट में 1 सेकेंड, तो आप आधे घंटे में कितना सेंटीमीटर आएगा? 5 सेंटीमीटर में। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर को यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मान लिया गया, और 5 सेंटीमीटर इसको मान लिया गया, उसको 1 माना गया, और इस तरीके से फिर इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे कि 0 से 10 तक कितना आ गया? 10 आ गया, फिर 10 से 20 तक कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। आपको इसी हिसाब से इसको मानते जाना, इसको बढ़ाते जाना है, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो इसी रफ्तार में बढ़ रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे डिस्टेंस को, कहाँ चला गया, यहाँ पर डिस्टेंस आपका 20-20 पॉइंट बढ़ रहा है हर एक आधे घंटे पे, तो आपको दोनों पॉइंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको आपने एक मिनट को आपने 6 मिनट को आपने क्या किया है? 1 सेंटीमीटर माना है, फिर वहां पे 5 किलोमीटर को हमने 1 सेंटीमीटर माना है। दोनों को इक्वल करके आपको इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा। जब आप ग्राफ बनाते हो इस तरीके से खींच करके, तो वही पूछ रहा है कि क्या आपका जो ग्राफ है इस तरीके से आया है? अगर नहीं आया तो गलत है, अगर आया है तो मैच कर रहा है तो सही है। यह सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 से हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा चली गई दूरी के बारे में जानकारी थी। जो पहले 13.5 था, इतना ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, 13.5 थोड़ा देख लो, कहाँ गया? यहाँ पे थोड़ी दूर पे आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें किसी तरह का झोलझाल नहीं है, आराम से आप समझ जाएंगे देख करके कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वहां पे जो आप कह रहे हैं जो बातें, उनको आपको संकेत में एक पॉइंट मान करके दिखाया गया है, जो यहाँ पे बाद में इसको बनाया गया है। हमें कुछ विशेष निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी हो रही थी। एक मिनट, जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब आप इस तरह का ग्राफ बना लेते हैं और हर एक पॉइंट को जब आपने डिनोट कर दिया है इस तरीके से, तो आपको आसान हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 9:45 में इन्होंने पूछा कि कितना दूरी तय किए गए, तो आप उसको देख के जब आप पॉइंट को माने रहते हो तो आसान हो जाता है आपको बताना। हम किसी भी क्षण पर बस के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स एक्सिस पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं। 8:15 कहाँ पे होगा? ये हर एक आपने पॉइंट पे 15-15 मिनट का, आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। आधे घंटे पर दिखाया गया है ना, की दूरी तय कर रहा है। तो 15 मिनट में आधे हो जाएगी 10 किलोमीटर। हाँ, चित्र 13.4 यहाँ पे फिर एक और बनाया होगा। अब हम बिंदु A पर x के लंबवत अथवा y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। y वाले पे जिस बिंदु पर ये काटेगी उसको चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं। यह y x को बिंदु B पर काटती है। y x पर बिंदु B के संगत दूरी O भी हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है आपको, क्योंकि आपने वहां पे 1 किलोमीटर को कितना माना है, 5 किलोमीटर को कितना माना है, आपने शुरू में माना है ना 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि ये दूरी यहाँ पे किलोमीटर में कितनी है। अब आप 9:15 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहले की सहायता कर सकते हैं। क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? जाहिर सी बात है। तो आप
8:15 AM पर आपको ये जो टी और बी है, जो भी है, आपको ये सब खुद से मानना है। आप यहाँ पे ए भी, यहाँ पे ए इन्होंने माना, आप कुछ और भी मान सकते हैं, सी डी ई, तो आपको मन करे। तो यहाँ पे 8:15 AM पर आपके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आप देख करके भी पता कर सकते हैं, या ये तो देखने से पता चल जाएगा, ये उतना टफ नहीं है इसलिए पता चल जाएगा। लेकिन जब आप किसी चीज को मानते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ और मान लेते, तब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, दिमाग लगाना पड़ता, तब वो आसानी से समझ में आ जाता, अदरवाइज ये उतना आसान नहीं होता। फिर देखो इस पे भी पैरेलल लाइन खींची जा रही है, दैट मीन्स कि ये एक समान से आपकी जो है ना गति को शो कर रहा है, एक समान चाल से दोनों चल रहे हैं। ये पैरेलल लाइन इसी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं मैम, यहाँ तक। तो फिर हम पूछना शुरू कर देंगे। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। हर एक आधे घंटे के बाद वो अपना जो पथमापी है उसको देख देख के नोट करेगी कि कितना बढ़ोतरी हुआ है दूरी में। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक 13.5 में लिखे हैं, इस तरीके से लिखा है। नीचे पहले पढ़ेंगे फिर आगे इधर आएंगे। ये हर एक आधे घंटे में उन्होंने 8 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और हर एक आधे घंटे के बाद उन्होंने मेजरमेंट को चेक किया। पहले स्टार्टिंग रेट ये था और उसके बाद जब आधे घंटे के बाद चेक किया तो इतना बढ़ गया। फिर उन्होंने समझा, कैसे समझा कि कितना बढ़ोतरी हुआ, तो जब आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं तो वो कितना बढ़ोतरी हुआ आप निकाल लेते हैं। मान लो किसी भी चावल का प्राइस है 140 रुपए पर केजी और बाद में 160 रुपए पर केजी हो गया, तो आप कैसे निकाल लेंगे कि पर केजी कितना प्राइस इंक्रीज किया? बढ़े हुए प्राइस में से पहले के प्राइस को हम घटा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे ये पूछा गया था कि वो अपने पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूरी पे था। क्या आप बस की चाल बता सकते हैं इस पूरे ग्राफ को देख के? और साथ में ये भी क्वेश्चन एराइज हुआ कि 9:45 तक वो जो बस थी उसने कितनी दूरी तय कर ली थी। क्या ये निकाल सकते हैं आप? एकदम निकाल सकते हैं। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, वे अपने शिक्षक के पास गए और उसके जो टीचर हैं इस समस्या को हल करने का एक ढंग बताया। इसमें उन्होंने हेल्प लिया किसका? दूरी समय ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे हमारी दूरी दे चुकी है और टाइम दे चुका है, तो हम दूरी समय ग्राफ का यूज करेंगे और इसके द्वारा पता करेंगे कि कैसे इसको खींचा जाता है। दूरी समय ग्राफ, आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। हम आए दिन किसी न, जैसे अभी बजट पारित हुआ है तो बजट में इस तरीके का आप हर जगह ग्राफ देखे होंगे। जैसे पहले यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई। पहले जैसे मान लो IIT की संख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई। पहले एयरपोर्ट की संख्या कितनी थी, अब कितनी हो गई। GDP रेट पहले कितना था, अब कितना हो गया। वो सारा एक ग्राफ में दिया रहता है। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। स्तंभ का मतलब होता है कोई लंबा पिलर जो आपके घर में रहता है। लंबा लंबा पिलर आप देखे होंगे हर जगह, उसको स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभ वाला जो ग्राफ रहता है उसको हम स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार है वृत्ताकार या पाई चार्ट। ये सब जब आप मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। वृत्ताकार जो ग्राफ होता है वो सर्किल बनाया रहता है और उसमें परसेंटेज 30%, 5% ऐसे करके पूरा उस चार्ट को बनाया जाता है, जिसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं और इंग्लिश में पाई चित्र भी बोलते हैं। 13.10 को देखिए, आगे ऊपर पढ़ते क्या लिखा है इन्होंने, यहीं पे है। तो ये जो बनाया गया है ये क्या है? स्तंभ ग्राफ। क्योंकि ये जो है ना स्तंभ है, जैसे हमारे घरों में या पुराने टाइम के जो घर में आप देखोगे इस तरीके का, या मंदिरों में पिलर बना रहता है गोल सा, बट यहाँ पे लंबा है पिलर जो कि स्तंभ की तरह काम कर रहा है, तो हम इसको स्तंभ ग्राफ बोलेंगे। और यहाँ पे क्या समझाया गया थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे रन दिखाया गया है, 0 रन से 10 रन तक दिखाया गया है। रन जैसे कि रन किसमें होता है, आप सब अगर क्रिकेट कोई भी देखे हो तो देखोगे इंडिया 2 रन से जीत गया, इंडिया 1 रन से जीत गया, और या इंडिया 5 रन से हार गया, या 260 रन बनाए इंडिया ने टोटल। तो इस तरीके का आप सुने होंगे। और जिनको पता होगा क्रिकेट के बारे में, एक ओवर में टोटल 6 बॉल फेंके जाते हैं और 6 बॉल, एक बॉल पे 1 रन आप ले सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप चौका मारे तो 4 रन, छक्का मारे तो 6 रन मिलेगा आपको। तो एक ओवर में टोटल 6 बॉल फेंके जाते हैं, जिनको पता होगा। उसी तरह पहले ओवर तक इतना रन बना हुआ था, यानी कि 1। 2 ओवर में कितना रन बन गया? 5। इसी तरह तीसरे ओवर तक कितना रन बन गया? 3। तो ये दिखाया जा रहा है, क्या दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि किसी टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता हुआ ये स्तंभ ग्राफ है। यानी पहले ओवर में मात्र 1 रन बने, दूसरे ओवर में आपने 5 रन बनाए, तीसरे ओवर में आपने
3 रन बनाए, यानी कि प्रत्येक ओवर में 6 बॉल पे 1 रन बना, यहाँ पे 6 बॉल पे दूसरा जब ओवर फेंका गया तो दूसरे ओवर में 5 रन बनाए, 6 बॉल पे यहाँ 3 ही रन बना पाया। और यहाँ पे देखो 6 बॉल पे इन्होंने 10 रन बनाए हैं, या तो चौका लगाया होगा या छक्का लगा के इन्होंने 10 रन बनाए हैं। तो इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है किसी टीम के द्वारा, यहाँ लिखना चाहिए था किसी क्रिकेट टीम के द्वारा प्रत्येक ओवर में, हर एक ओवर में, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में, चौथे ओवर में, 2020 जब गेम चलता है तो 20 ओवर का होता है, और वनडे होता है तो जनरली 50 ओवर का होता है, और जब टेस्ट मैच होने लगता है तो 100 ओवर का होता है। आप लोग पढ़े हो ना, सुने हो ना इस चीज के बारे में? जो मैम सुने। यस मैम। बता दिया। और मुझे लगा नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं उसको ज्यादा बताने लगूंगी, इसलिए आप बोल दिया कीजिए कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है मैम। वो ओवर नाम नहीं समझिए, ओवर रन बोला। महनाज बोल रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, क्या नहीं समझ में आया बताइए। मैम आप बोले ना 1 ओवर पे इतना रन दिया जाता है, वो नहीं समझे। ओवर क्या? ध्यान से सुनो, एक ओवर में जब पहला कोई भी पहला ओवर स्टार्ट हुआ या दूसरा ओवर, एक ओवर में टोटल जो बॉलर होता है, जो बॉल फेंकता है, कभी क्रिकेट देखना, जो बॉल फेंकता है और जो बैट से बॉल को मारता है, तो जो बॉल फेंकता है एक ओवर में टोटल 6 बॉल वो डाल सकता है, 6 बॉल मतलब फेंक सकता है। और 6 बॉल पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बैट से, अपने बल्ले से कैसे हिट करते हैं। एक बॉल पे आप 1 रन भी ले सकते हैं और कोई रन नहीं भी ले सकते, ये आपके भागने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बॉल को कैसे फेस कर पाते हैं। और आप ऐसा सिचुएशन भी आता है, या तो आप 1 रन ले सकते हैं, 2 रन, 3 रन, 4 रन, एक बॉल पे, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपकी स्पीड के ऊपर। साथ साथ अगर चौका फेंका आपने तो 4 रन आप ले सकते हैं। साथ साथ अगर आपने छक्का मारा, छक्का कैसे मारते हैं, जैसे किसी बॉलर ने बॉल फेंका और वो खिलाड़ी, देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी का, हमेशा हेलीकॉप्टर जीताते हैं 2011 का मैच, तो वो क्या करते हैं, वहां खड़े खड़े बॉल को बाउंड्री के पार फेंक देते हैं, यानी कि वो पूरी बाउंड्री लांग करके बॉल जाके हमारे जो दर्शक बैठे होते हैं उनके बीच गिर जाती है। दैट इज कॉल छक्का या सिक्सर बोलते हैं, और प्रत्येक छक्के पे 6 रन हमें मिलता है। समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, तो 6 बॉल टोटल फेंका जाएगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जो बाउंड्री में जो पूरे मैदान में प्लेयर होते हैं, जिसको फील्डर बोलते हैं, जो पहला तो एक बॉल फेंकता है और बहुत सारे उसके प्लेयर होते हैं जो बॉल को रोकने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी जो बॉल है ना बाउंड्री से टच नहीं करे, यानी वो रन को बचाते हैं। अपोनेंट तो रन को बचाएगा और बैट्समैन क्या करेगा, अपने रन बनाएगा, तो वो अपने फील्डर्स के थ्रू रन को रोकने का प्रयास करता है। अगर बाउंड्री पे आपकी बॉल टच कर गई और आपने बैट को इस तरह से हिट किया है कि आपकी बॉल बाउंड्री को टच की, तो 4 रन आपको मिलेगा। समझ में आया? और आप उठा के पूरा मार दिए तो 6 रन मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये क्रिकेट मैच का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वैसे समझ में आ जाएगा। समझ में आया महनाज? यस मैम। हाँ, और यहाँ पे जो गोल आकृति दिखाई गई है, ये हमारे वायु का संगठन है। हमारा वायु जो है कैसे बना है, संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी किसी भी चीज को बनाने में आपने किन किन चीजों का यूज किया। सपोज दैट आप मटर पनीर बना रहे हो, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड बाय यू, आप उसमें उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपने यूज की, जैसे आप मटर, पनीर, प्याज, टमाटर, मसाले, नमक, ये सब आपने यूज किया। दैट इज द कंपोनेंट, इसी को संगठन बोलते हैं। तो जो हमारा वायु है, हमारी जो हवा है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। हम हमेशा से ये चीज पढ़ते आए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वृत्ताकार आरेख है, वृत्तारेख है या वृत्ताकार आरेख है या सर्किल वाला चार्ट है। तो इसमें ऑक्सीजन 21% होता है, एज वी नो डेट। नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और अदर अमाउंट में, बहुत स्मॉल अमाउंट में अदर गैसें होती हैं। तो ये यहाँ पे आपको वृत्ताकार आरेख था में दर्शाया गया है कि रेखा ग्राफ का उदाहरण है। किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? ऊपर में कुछ लिखा होगा इन्होंने, सॉरी नीचे लिखा है। आइए यह पता लगाए कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। उसके बाद इन्होंने शायद लिखा था नीचे में कुछ, सॉरी एक मिनट रुक जाइए बेटा। चित्र 13.10 यहाँ से कुछ लिखा था इन्होंने। 13.10 में दर्शाया गया है ग्राफ। 13.10 में इन्होंने ग्राफ को दिखाया है। 13.10 कौन सा इमेज है? ये है ग्राफ, रेखा ग्राफ। ये रेखा ग्राफ है। यहाँ पे आपको बस एक रेखा मिल रही है, एक लाइन मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेखा, लाइन ग्राफ। इट इज लाइन ग्राफ। इंग्लिश में बोले तो लाइन ग्राफ, और अगर हिंदी में बोले तो रेखा ग्राफ। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ के द्वारा हम डिनोट करते हैं। एक लाइन है और एक वाई लाइन है। जनरली हम लोग एक्स को इसी तरह से खींचते हैं और वाई को इस तरह से खींचते हैं। भार आपको यहाँ पे वेट दिया गया है, ठीक है, भार केजी में दिया गया है, और आपका जो इंक्रीजिंग नंबर है या डिक्रीजिंग, जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8 की रफ्तार से, इसकी आयु को दिखाया गया है। अब देखिए यह समझाना क्या चाहते हैं। ये जो आपका वेट है और यहाँ आयु दिया गया है वर्ष में। जैसे कि मान लो 2 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसका भार कितना है?
तो 10 केजी। 4 वर्ष का बच्चा है तो उसका वेट लगभग कितना है? 10 केजी, ऑलमोस्ट 10 केजी यहाँ दिखाया गया। और ध्यान से देखेंगे तो 11 है, थोड़ा सा ऊपर है मैम। हाँ 10 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, 11 बोल सकते हो। 6 केजी का बच्चा है, 6 वर्ष का बच्चा है तो उसका वेट ऑलमोस्ट आप 18 मान सकते हो या 19, जैसा आपको दिख रहा हो। एक्यूरेट यहाँ पे बताया नहीं गया, बट इनके बीच 10 का डिफरेंस है तो आप ले सकते हैं। 8 वर्ष का बच्चा है, उसका वेट कितना हो सकता है? 22 मान सकते हैं, 22, 23, 24 जो भी मानना है 22, लेकिन 22 से प्लस जो भी है 20 से तो ज्यादा ही होगा। इतना समझ में आया? फिर यहाँ देखो लास्ट वाला 22 साल का बच्चा है तो उसकी 22 साल का है, 25 लगभग हो जाएगी मैम। अब इक्वेट तो नहीं, ये 22 वर्ष हुआ ना, ये वाली अच्छा लास्ट वाला। जी मैम, जी मैम, 70 से थोड़ा सा ऊपर है, 70 प्लस दिखा रहा है। हाँ, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया जो बताना चाह रहे थे। जी मैम, ठीक है। यहाँ क्या लिखे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको हम लोग रेखा ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, आइए इस प्रकार का ग्राफ हम बनाना सीखें जिसमें आपको डिस्टेंस और ये जो टाइम का ग्राफ है, जब कभी भी एग्जाम में पूछे कि समय दिया गया है और आपकी दूरी दी गई है तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, कौन सा ग्राफ यूज होगा? तो लाइन ग्राफ यूज होगा, सर्किल वाला ग्राफ यूज होगा या स्टंप ग्राफ यूज होगा? तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। कोई ग्राफ पेपर ले लो, ग्राफ पेपर आप सब देखे होंगे, इस तरह का होता है। लाइन से ही बनाते हैं मैम मैथ में। हाँ, तो ग्राफ पेपर इस तरह का होता है, आप सब देखे होंगे, आपने 10th में बनाया होगा, ग्राफ पेपर यूज जरूर किया होगा। ठीक है, एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचना है। क्षैतिज रेखा को x कॉमा या OX अंकित करना, ये आप पे डिपेंड करता है। इसे x एक्सिस कहते हैं। किसको x एक्सिस कहेंगे? क्षैतिज वाले को, और लंबवत का y x। हाँ, मतलब y यहाँ मानते हैं। चार तरह का आपने बनाया। इसको अब अगर आप x बोल रहे हो तो ये हो जाएगा x कॉमा, और इसको y बोलेंगे तो इसको y कॉमा बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका वो जो क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर इसको बोलेंगे, ये लंबा है, इसको लॉन्गिट्यूडनल यानी ऊर्ध्वाधर पढ़ते हैं हिंदी में, और इसको क्षैतिज रेखा पढ़ते हैं। सही है? जी जी। हाँ, इसे x एक्सिस कहते हैं। जो आपने x का जो एक्सिस देखा वो उसे x एक्सिस कहते हैं। इसी प्रकार ये जो है ना, इसे x एक्सिस कहेंगे, x या OX, ऐसा यहाँ पे भी दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। जो नहीं समझ में आए थोड़ा पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपको y या ऊर्ध्वाधर रेखा OY ऐसा दिया है, क्योंकि जब आप इसको खींचेंगे तो ऐसा खींचेंगे, OY इसको बोलेंगे और इसको y कॉमा बोलेंगे। तो ये आप ये 2 रेखाएं खींच सकते हैं। इसे y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का, इन सब का जो आपको एक मूल बिंदु दिख रहा होगा, कॉमन सेंटर पॉइंट दिख रहा होगा, दैट इज द O। ये जो इन सब के बीच का एक कॉमन सेंटर है, यानी कि जो सबके बीच पार्टिसिपेट कर रहा है वो O कहलाता है। जिन 2 राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। जिन 2 राशियों के बीच आप ग्राफ खींचेंगे उनके बीच ही दर्शाया जाएगा। जैसे कि x और y के बीच खींच रहे हो तो x y से ही आप इसको यूज करेंगे, और इसी प्रकार इसको मिलाना होगा तो आप मिलाएंगे भी। यहाँ पे देखो, हम x एक्सिस पर या अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश लेते हैं। अगर आपको पॉजिटिव नंबर लेना है तो आप OX का यूज करते हैं, निगेटिव लेंगे तो OX कॉमा का यूज करेंगे। इधर पॉजिटिव नंबर लेना है तो Y O का यूज करेंगे, और निगेटिव लेना है तो O Y कॉमा का यूज करते हैं। यानी कि आपको इधर मिलाना पड़ जाएगा फिर नीचे साइड में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जिन्होंने मैथ बनाया है उनको ये समझ में आ जाएगा, और अदर वाले को भी आ जाएगा, बस इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार y एक्सिस पर धनात्मक मान अगर पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है आप सबको पता होगा। जैसे 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है यानी धनात्मक नंबर है, और मैंने बोला -2 यानी -2 क्या है, निगेटिव नंबर, वहां पे माइनस लगा है। तो जो भी मैथ में जो भी नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 वो तो 100 और जो भी जहां तक ले जाइए, अगर उनके साथ माइनस नहीं लगा है दैट मीन्स कि वो धनात्मक संख्याएं हैं, और जहां कहीं भी आपको माइनस लगा दिखे वो समझ जाइए ऋणात्मक नंबर है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, बिना पता हुए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। और y के अनुदिश आप OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पे विचार करेंगे, तो हमको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के थ्रू खेलना है, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का उपयोग करेंगे। यानी कि आपको y एक्सिस का यूज करना है और यहाँ पे x एक्सिस का, बिकॉज वी हैव नो एनी निगेटिव इंटीजर्स, तो हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव नंबर नहीं है तो हम इन सब चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव में आ जाता है, और फिर जो y कॉमा है बेटा वो भी निगेटिव में आ जाता है। तो फिर हमको सिर्फ यहीं पे यूज करना है। मान लो एक साइड टाइम दिया होगा जो बढ़ता रहेगा, और एक साथ दूरी दी गई है जो कि बढ़ रही है। बिकॉज ऐसा क्यों हम
हम यूज कर रहे हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है इस चीज को, आपका टाइम बेटा बढ़ रहा है, आपकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पॉजिटिव ग्राफ। हम लोग का जो वहां पे जो आपका एक्स एक्सिस है जो पॉजिटिव को दर्शाएगा, और वाई जो आपका ये भी पॉजिटिव को दर्शाएगा। दूरी और समय दो चीजें हम लोगों को लेनी है, और ये दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम इस चीज का यूज करेंगे। तो ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा दूरी को तय करने में लगा हुआ समय पता लगाया। जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा, ऊपर में जो दूरी दी गई है तथा समय दिया गया है, उनकी आंकड़े 13.6 में दर्शाए गए हैं। थोड़ा देख लेते हैं क्या दर्शाए गए हैं। तो ये है, तो ये बताओ बेटा, वो तो आप देखे कि वो जो टाइम था, इससे पहले वाला जो ग्राफ दिखाया, वहां पे टाइम भी बढ़ रही थी और डिस्टेंस भी बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम ये भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं?